वीडियो लेंथ 2 घंटे की देखकर बच्चा सोचता है अरे यार इतना बड़ा चैप्टर। तो भाई चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर छोटा ही है, लेकिन उन छोटी छोटी चीजों को ना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए वीडियो लेंथ ज्यादा हो गई। अब वीडियो लेंथ से ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा गोल है कि भाई मैं सारे के सारे सवाल तुम्हें इसी लेक्चर में कराऊं, सारे सवाल करा दूं, ताकि तुम्हारे को इस लेक्चर के बाद कोई और वन शॉट ना देखना पड़े। इस वीडियो के बाद चाहे तुम टीएस उठाओ चाहे तुम डीके उठाओ, सारे के सारे सवाल तुम बना पाओ, इस बात की पूरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इसी में करा दूंगा। इतनी शिद्दत से मैं तुम्हारे को आज पढ़ाने जा रहा हूं। हे एवरीवन, मेरा नाम है मनन मलिक और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर को। पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं तुम्हारे को इसी वन शॉट में करा दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से, बहुत ही मजेदार वे से और बहुत ही कंसेप्चुअल वे से हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है मेरे भाई, तुम्हारे को पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हारे को इसी वीडियो में समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना आपको सीखने हैं। अगर तुम एप्लीकेशन सीख गए, फिर चाहे टीएस का क्वेश्चन उठा लो चाहे डीके का क्वेश्चन उठा लो, कोई भी सवाल तुम उठा लो, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम पक्का बहुत आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। पीछे तुम्हारे को दिख रही है फॉर्मूला शीट, तो मेरे भाई फॉर्मूला शीट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा। आज के लेक्चर में मैं फॉर्मूला की ट्रिक्स या फॉर्मूला कैसे याद करना है वो सब नहीं सिखाने वाला। आज हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे और सीधा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो टेंशन मत लो भाई, फॉर्मूला जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में साइड पर लिखे होंगे तुम्हारी हेल्प के लिए, तो फॉर्मूला की दिक्कत नहीं। अगर याद नहीं है तुम पूरा वीडियो आराम से देख सकते हो। हर एक सवाल में मैंने फॉर्मूला यहां पर साइड पे लिख रखा है, ताकि तुम्हारे को अगर नहीं भी याद तो आराम से तुम कर पाओ। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर तुम्हारे को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही है, तुम्हें फॉर्मूला के ऊपर एक वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, जिसके देखने के बाद तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए। और हर एक रेशो में ना एक दिक्कत वाली चीज होती है कि कहीं पर कुछ कंसीडर करना होता है, कहीं पर कुछ इग्नोर करना होता है। अगर तुम्हें ये सारी चीजें चाहिए तो मैं ट्रिक्स के ऊपर, फॉर्मूला की ट्रिक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और मैं भी चाहता हूं जल्दी जल्दी अपलोड करूं, तो नीचे कमेंट करना तुम लोग, और जल्दी से जल्दी मैक्सिमम कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं संडे को ही ये वीडियो फॉर्मूला वाला तुम्हारे सामने अपलोड तुम्हारे पास आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और भाई अब से जो भी वन शॉट वाले वीडियो होंगे, जब हम पूरा चैप्टर निपटाएंगे, तो अपने रजिस्टर पे, मैं यहां पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, तुम लोग अपने रजिस्टर पर लिखोगे गोल। और इस बार हमारा गोल है 80 on 80। ठीक है, हमारे को पूरे 80 on 80 लाने हैं। अगर भाई तुम 80 टारगेट सेट नहीं कर रहे तो भाई मेरे से पढ़ने का क्या फायदा और ये वीडियो देखने का क्या फायदा। ठीक है, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअली मैं तुम्हारे को चीजें पढ़ा रहा हूं, तुम मेहनत कर रहे हो, तो टारगेट अपना कितना है इस बार? पूरे फुल मार्क्स 80 on 80। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सवाल को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को। और पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पूरे वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस साइड पर तुम्हारे लिए ना फॉर्मूलाज लिख के रखूं, ताकि तुम्हारे को हेल्प हो कि भाई कहां पर क्या फॉर्मूला है। तो करंट एसेट्स को मैं शॉर्ट में सीए बोलूंगा, करंट लायबिलिटी को सीएल। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया तो तुम समझ जाना। ठीक है, और फॉर्मूला लिखे भी इसलिए ताकि तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हारे को और अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे भाई, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, प्री बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो सारी चीजें मैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन बताऊंगा। तो हर एक क्वेश्चन इस वन शॉट का करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हीरा क्वेश्चन है हर एक। तो ऑलराइट, अब यहाँ पे करंट एसेट्स आपको गिवन है 5,25,000। तो हमारे पास करंट एसेट्स है 5,25,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इन्वेंट्रीज दे रहा है और यहाँ पे लूज टूल्स दे रहा है। अब सबसे पहले माइंड में ये आता है कि भाई मेरे को लूज टूल्स हटाने हैं। ठीक है, वो हटाने होते हैं, मना नहीं कर रहा, वो हटाने होते हैं, लेकिन वो तब हटाने होते हैं अगर मेरे को करंट रेशियो निकालनी है, तब हटाने हैं। अगर आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करते हो तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सीए माइनस सीएल। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। तो वर्किंग कैपिटल में जब मैं वैल्यू डाल रहा हूं 2,25,000 रुपए, ठीक है, तो यहां पर करंट एसेट्स मेरे को 525 ही लेनी है। इसमें से लूज टूल्स मत माइनस कर देना वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये मेन चीज तुम्हारे को इस क्वेश्चन में पता कर, मतलब मैंने बताई है। और यहां पर अगर मैं करंट लायबिलिटी निकालता हूं तो ये तुम्हारी करंट लायबिलिटी की माइनस का करंट लायबिलिटी इधर गया, ये 2,25,000 उधर जाएगा। तो 5,25,000 में से माइनस करेंगे 2,25,000 रुपए, तो ये 5 में से 2 गए, 3 लाख रुपए तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारी आएगी 3 लाख। अब जब मेरे भाई हम करंट रेशियो लगाएंगे, ठीक है, अब जब आप यहाँ पे करंट रेशियो लिखोगे तो करंट रेशियो के टाइम अब देखो क्या होने वाला है। करंट एसेट्स ऊपर जाता है, करंट लायबिलिटी नीचे जाता है।
तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी तो ये रही 3 लाख। करंट एसेट्स देखो आप कितना लिखोगे, आप ये नहीं लोगे। अब जब हम करंट रेशियो निकाल रहे हैं इसमें से मुझे माइनस करने हैं ये लूज टूल्स, तो इसमें से मैं ये 75,000 हटा देता हूँ, ठीक है, ये 75,000 में हटा देता हूँ, तो ये कितना होगा भाई, ये हो रहा है 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए। तो अब मेरे को न्यूमरेटर में लिखना है 4,50,000 रुपए, ठीक है। तो ये तरीके से आपको सॉल्व करना है करंट रेशियो। तो जस्ट इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5:1, ठीक है। 1 वाले फॉर्मेट में लिखना है, किसी और फॉर्मेट में इसको मत लिखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना डन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूले लिखे हुए हैं, फॉर्मूला वही लगेंगे, जस्ट सॉल्व करते टाइम कुछ चीजें जो बता रहा हूं वो तुम्हारे को समझते जाना है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 10 लाख है। देखो जब भी वर्किंग कैपिटल आ जाए तो समझ जाना वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला हमारे को लगाना पड़ सकता है, ठीक है। वो जो भी डेटा दे रहा है ना, उस डेटा से रिलेटेड जो फॉर्मूले वो हमारे माइंड में पहले आने चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर फॉर्मूला के भरोसे ही चल रहा है। तो वर्किंग कैपिटल लिखा, मुझे नहीं पता आगे क्या डेटा है, हमने वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लिया। वर्किंग कैपिटल सिर्फ मैंने इतना पढ़ा और मैंने ये लिखा। अब मैंने ये वैल्यू लिख ली, ये 10 लाख है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर 10 मतलब ये 000 वाले तरीके से ही सॉल्व करोगे। ये ऐसे कैपिटल एल के वगैरह मत लिखना, ठीक है। तुम्हारे को ऐसी हैबिट नहीं बनानी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं भाई, हमारे को आगे गिवन है टोटल डेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, फिर ये परसेंटेज डिवेंचर्स, ठीक है, ये 2 लाख, और बोल रहे हैं कैलकुलेट करंट रेशियो। बहुत ध्यान से देखो, हमें वो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें दे रहा है। टोटल डेट का मतलब है, डेट होता है कर्जा कि फर्म के ऊपर टोटल कितना कर्जा है। टोटल कर्जे का मतलब होता है वो कर्जा जो मेरे को लॉन्ग टर्म में चुकाना है वो भी उसमें इंक्लूडेड है, और वो कर्जा जो मुझे शॉर्ट टर्म में चुकाना है, जो मतलब अभी 2 महीने 3 महीने में चुकाना है, जल्दी जल्दी चुकाना है, वो शॉर्ट टर्म होता है, जिसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी कंपनी पे फर्म पे 45 लाख रुपीज का कर्जा है, जिसमें से नॉन करंट मतलब जो बाद में चुकाना है वो कितना है, 40 लाख है। तो इन दोनों की हेल्प से हम करंट लायबिलिटी निकालेंगे। तो यहां पर हमारे पास करंट लायबिलिटी क्या है, टोटल डेट्स 45 लाख है, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दोगे जो हमारी लॉन्ग टर्म डेट्स है 40 लाख, ठीक है, ये हो गया 5 लाख। तो करंट लायबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई, 5 लाख। अब माइंड में ये आएगा यार, ये जो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। होता क्या है, डिबेंचर्स, मान लो कंपनी में बहुत सारे डिबेंचर्स हैं, तो एक ही किश्त में नहीं डिबेंचर चुकाती कंपनी। वो डिबेंचर्स कर्जा होता है, तुम्हें पता होगा, एक ही इंस्टॉलमेंट में नहीं वापसी करे जाते डिबेंचर्स, किश्तों में लौटाए जाते हैं। तो जो अब अगली किश्त जा रही है ना डिबेंचर्स चुकाने की, उसको करंट लायबिलिटी का पार्ट मानते हैं। तो ये जो 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है वो इस 5 लाख रुपए में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इस चीज को आपने प्योरली इग्नोर ही करना है, हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया, ठीक है, ये हमें इग्नोर कर देनी है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने करंट लायबिलिटी 5 लाख लिखी, तो मेरे पास यहाँ से करंट एसेट्स कितनी आ रही है, -5 लाख, इधर जाके होगा प्लस, तो 15 लाख रुपीज मेरे पास आ जाएगी करंट एसेट्स, ठीक है। तो मेरे पास करंट एसेट्स आ जाएगी 15 लाख रुपए। अब मैं करंट रेशियो का फॉर्मूला यहाँ से देख के आराम से लिख सकता हूँ कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स ऊपर 15 लाख रुपए ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आएगी, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मैंने यहाँ निकाली थी 5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 2 जीरोस और फिर यहाँ पे 3 जीरोस। नेक्स्ट स्टेप में आपने आंसर क्या लिखना है, देखो ये 0 से 0 कटी, 5 1 ज़र 3 ज़र, तो ये क्या आ रहा है, 3/1 आ रहा है। इसी को अगले स्टेप में, अपॉन को ही अगले स्टेप में क्या लिखते हैं, रेशियो के फॉर्मेट में 3:1। आपको हमेशा 1:1 वाले फॉर्मेट में छोड़ना है करंट रेशियो का आंसर, ठीक है। तो ये अपना अगला सेकंड क्वेश्चन भी डन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है प्री बोर्ड वालों का, ठीक है, प्री बोर्ड वालों को तो खासकर, इसको वो कई बार एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूछ रहे थे, तो फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो हो क्या रहा है, अब की बारी उसने हमें क्या बोला है कि करंट एसेट्स 6 लाख है और करंट लायबिलिटी आपकी 4 लाख है, और ये हमारी करंट रेशियो है, ठीक है। अगर आप इसको 6 लाख को डिवाइड बाय करोगे ना 4 लाख, तो आपके पास वही आएगा 1.5/1 जो उसने दिया। तो कह रहे हैं ये आपकी कंपनी की करंट रेशियो है, ये हमारी कंपनी की करंट रेशियो है, ये हमारी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, ये हमारी सिचुएशन चल रही है। तो ये तो डेटा उसने दिया है हमारे को। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ करंट रेशियो ऑफ 2.1 इज 2:1 इज टू बी मेंटेन्ड। कंपनी की करंट रेशियो कितनी है, 1.5:1 फिलहाल। तो ये करंट रेशियो कंपनी बढ़ाना चाहती है, 1.5:1 से बढ़ाकर कितनी करना चाहती है, 2:1 करना चाहती है। तो वो कह रहे हैं कैसे करे, बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो जो भी हम करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं ना, उसको हमने ले लेना है एक्स।
ठीक है, लेट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज टू बी पेड, ये लिख लेना, लेट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज टू बी पेड बी एक्स, ठीक है, एक्स रुपीज हम चुका रहे हैं। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, खुद से पूछो ये चीज कि अगर हम कर्जा चुकाना चाहते हैं, मान लो तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त का उधार है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का मान लो तुम्हारे ऊपर उधार चल रहा है, तुम उस कर्जे को चुकाओगे कैसे? खुद सोचो, तुम कर्जा चुकाओगे कैसे? 5,000 रुपए उसको कैश वापसी करोगे ना, या अकाउंट ट्रांसफर करोगे, जो भी करोगे, 5,000 रुपए तुम्हें उसको वापसी करने, मतलब हमारा कैश का आउटफ्लो होने वाला है। मतलब हम क्या करेंगे, हमें कैश हमारा कम होने वाला है। हमें कर्जा अगर चुकाना है, अगर मेरे को करंट लायबिलिटी कम करनी है, कर्जा अगर चुकाना है, तो मेरा कैश जाएगा, तभी जाके कर्जा मेरा चुकाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मेरे को ये करना है, तो कैश अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि मेरी करंट एसेट्स भी कम होंगी, क्योंकि जो मेरा कैश है वो करंट एसेट का पार्ट है, कैश करंट एसेट का पार्ट होता है। तो अगर कैश कम होगा तो करंट एसेट भी मेरी कम होगी। आई समझ? कितने से कम होगी खुद सोचो, जितना 5,000 रुपए का अगर कर्जा है तो 5,000 रुपए चुकाऊंगा तो 5,000 से ही कर्जा गिरेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 5,000 रुपए दोस्त का उधार चुकाया, कर्जा 10,000 का माफ हो गया, ऐसा तो नहीं है। जितना कैश चुकाएंगे उतने से ही हमारा कर्जा कम होगा, ठीक है। तो अब यानी कि अगर मैं यहां पे रेशियो लिखूं करंट एसेट्स, ठीक है, मैं एक बार यहां पे रेशियो लिख लेता हूं। ऑलराइट, तो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिख लिया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2/1। तो यहां पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमारी ऑलरेडी कितनी, हमारी तो ये वाली है, ठीक है। हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी कितनी, हमारी तो ये वाली है 6 लाख बाय 4 लाख। अब इसमें से हमने x रुपीज का कर्जा चुकाना है, तो वो कर्जा चुकेगा तो मैंने तुम्हें बताया करंट एसेट भी कम होगी और करंट लायबिलिटी भी कम होगी। तो -x दोनों जगह, -x दोनों जगह क्यों? क्योंकि जितना कैश चुकाएंगे, करंट एसेट जितनी कैश के जरिए कम होगी, जितना चुकाएंगे उतने से ही कर्जा कम होगा। ये मैंने तुम्हारे को अभी ये बात समझाई, ठीक है। ये तुम्हारे पास नई इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी 6 लाख 4 लाख डाल दो तो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, 6 लाख माइनस एक्स, ये इसकी जगह, करंट लायबिलिटी की जगह आएगा 4 लाख माइनस एक्स इक्वल्स 2/1, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है जिनके पास नॉन मैथ्स है, मतलब नॉन मैथ्स वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 1 को यहाँ पे ये जो 1 लिखा है इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो LHS में तो 6 लाख माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1, ये 1 पूरे से मल्टीप्लाई होगा और ये जो डिनोमिनेटर है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल टू उधर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख माइनस एक्स। ये जो 1 है ये दोनों से मल्टीप्लाई कराना है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 सेम आता है, ठीक है। तो 6 लाख माइनस एक्स और ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 ज़र 8 लाख और 2 इंटू एक्स माइनस का 2x। आया समझ, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाली टर्म लेफ्ट में बुला लेते हैं और जो नंबर्स हैं उनको राइट में डालते हैं, ठीक है। ये जो 6 लाख वाले नंबर है इनको राइट पे, एक्स वाली टर्म इधर, तो ये माइनस एक्स है ना इधर, माइनस एक्स और ये माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x और ये 8 लाख और ये 6 लाख इधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। बहुत ईजी है, मैं सिर्फ जिनको मैथ्स में थोड़ा हार्ड टाइट है उनके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, वरना तो बहुत ईजी कैलकुलेशन है। तो इन दोनों को ऐड करोगे माइनस एक्स और 2x, ये आपका आएगा पॉजिटिव x, ठीक है, और ये आएगा 2 लाख। RHS में 8 लाख में से 6 लाख गए 2 लाख। तो कितने रुपए का उसने बोला करंट लायबिलिटी इज टू बी पेड, x हमने लेट किया था, तो हमारा आंसर क्या है, 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी हमें पे करनी है। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो क्विक रेशियो का है, तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला ऐड कर दिए जो भी हमारे को करंट रेशियो क्विक रेशियो वाले यूज हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए। हमेशा राइट साइड पे तुम्हारे को फॉर्मूला, हेल्पिंग फॉर्मूला मिल जाएंगे जो भी क्वेश्चन में यूज हो होंगे, ताकि तुम्हें अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है, एडवांस चेक्स है और फिर है प्रीपेड रेंट, ठीक है, प्रीपेड रेंट। कैलकुलेट क्विक रेशियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, CBSE लिखा है। तो अब आपको देखो सबसे पहले आपको क्विक रेशियो का या लिक्विडिटी रेशियो, कुछ भी इसको बोल सकता है, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, कुछ भी बोल सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था क्विक रेशियो का, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो भाई, आपको क्विक एसेट्स निकालनी है, तो क्विक एसेट्स कैसे आती है, क्विक एसेट्स अगर मेरे को जाननी है तो मेरे को करंट एसेट्स में से ना इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करने होते हैं। अब ये क्यों माइनस करने होते हैं, क्योंकि हमें ये मानना है, हमारा ये होता है क्विक एसेट कि कौन सी एसेट बहुत जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इन्वेंट्री को कई बार उधार पे बेचते हैं तो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। प्रीपेड एक्सपेंस तो कैश में कन्वर्ट ही नहीं होने, वो तो हमने ऑलरेडी कहीं पर एडवांस पैसे दे दिए, वो कहाँ कैश में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है।
अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डाउट आएगा तुम्हारे माइंड में, करंट एसेट्स 2,80,000 लिखी, इन्वेंट्री तुमने 40,000 लिखी, प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हारे पास रेंट है 10,000 का। अब यहाँ पे एक ही डाउट आता है कि ये एडवांस चेक्स को क्या करें। देखो एडवांस चेक्स को आपको प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करने है, याद रखना, ठीक है। तो इसको भी तुम्हें माइनस करना है। तो 2,80,000 में से ये 90,000 गए तो ये आपका आएगा 1,90,000 रुपीज, ठीक है। तो क्विक एसेट्स मेरे पास आ गई 1,90,000, तो ये मैं यहाँ ऊपर लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में देखो कितनी है, 1,50,000 रुपीज, ठीक है। तो इसको हमारे को जस्ट अब सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एरर चेक कर लो भाई, एडवांस चेक्स मैंने 40 ले लिया, एडवांस चेक्स आपका 30,000 है। तो मैं जरा इसको ठीक करता हूँ, ये एडवांस चेक्स वाला इफेक्ट जरा ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपना कितना है, 30 है, तो ये 2 लाख हो जाएगा सब जगह, ठीक है। सारा इफेक्ट ठीक कर दिया। अब इनको डिवाइड करोगे आपका आएगा 1.33:1 वाले फॉर्मेट में ही आपको आंसर छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। PYQ है, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो आपको यहाँ पे रेशियो दे दिया उसने, करंट रेशियो दे दिया भाई, कह रहे करंट रेशियो है 3:1, और फिर उसने बोल दिया क्विक रेशियो कितना है 1.2:1। फिर बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल है 1,80,000। देखो अगर वर्किंग कैपिटल दे रहा है ना, तो आप मान के चलो वर्किंग कैपिटल का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल देगा नहीं। तो CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हेल्प के लिए सारे फॉर्मूलाज इधर मैंने लिखे हैं। फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट टोटल करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री, हमें पूछ रहा है करंट एसेट्स और इन्वेंट्री, ठीक है। तो मोटा मोटा करंट एसेट्स पूछ रहे हैं। अब जब भी आपको रेशियो दे देगा ना, आप मान के चलना ये जो डेटा होता है ना रेशियो का, इसको हम लिखते हैं एक्स की फॉर्मेट में। तो करंट रेशियो को मैं लिख रहा हूं, मतलब यहाँ पे ये जो 3:1 है, इसमें मुझे पता है ये करंट एसेट है, और करंट रेशियो का ये जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो अगला वाला रेशियो होता है, वो होती है हमारी करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर लेट करंट लायबिलिटी भी एक्स, कहीं पर लिख लेना क्वेश्चन की हेडिंग में, लेट करंट लायबिलिटी भी एक्स। तो करंट एसेट्स अपने आप कितनी हो जाएंगी, उसकी 3 गुना है ना, तो करंट एसेट्स आपकी हो जाएंगी 3x। ये हमने एजम्पशन ली है, लेट करंट लायबिलिटी भी x। ये रेशियो वाले क्वेश्चन में ये x वाले तरीके से ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल हम एक बार ऊपर देखेंगे कितनी है, 1,80,000। करंट एसेट्स ले ली 3x, करंट लायबिलिटी ली है x, तो ये 2x इक्वल 1,80,000। तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा 90,000 रुपीज, ठीक है। तो ये मेरे पास x आ गया, और x क्या थी, मेरी करंट लायबिलिटी। तो ये मेरी क्या निकली है, करंट लायबिलिटी। उसने मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा, यहाँ पे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितनी होगी भाई, करंट एसेट्स हैं 3x, तो x है 90,000, तो 3 × 90,000 ये कितना हो जाएगा, 2,70,000 रुपए, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगी करंट एसेट्स। अब हमारे को रहती है इन्वेंट्री निकालनी। बीच का जो अभी लिखा था वो रब कर दिया, अब हमें इन्वेंट्री चाहिए ना, तो उसने जो हमें दूसरा डेटा दिया क्विक रेशियो का, वो हमारी इन्वेंट्री निकालने में हेल्प करेगा। देखो क्विक रेशियो का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है मेरा क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये इसके बाद रेशियो लिख दो 1.2 डिवाइडेड बाय 1, वो उसने हमें दिया है। बहुत ध्यान से देखना, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर देखो क्विक एसेट का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है ना, क्विक एसेट और करंट एसेट्स और इन्वेंट्री, क्योंकि अब मेरे को इन्वेंट्री निकालनी है ना, तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जहां पे क्विक एसेट्स भी हो, करंट एसेट्स भी हो, इन्वेंट्री भी हो, क्योंकि करंट एसेट्स का मैं डेटा निकाल चुका हूं। मुझे अब आगे प्रोसीड कैसे करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसी की हेल्प हमें लेनी होती है। तो यहाँ पर क्विक एसेट, यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला, जहां पर क्विक एसेट लिखा वहां पर क्विक एसेट की जगह मैं ये लिख दूंगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस इग्नोर करो, क्योंकि अपने क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं। तो यहाँ पे अब मैं इसको लिखूंगा न्यूमरेटर को करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने जो था इसको कन्वर्ट करके लिख दिया इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया मेन इक्वेशन। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये इस RHS को मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब ये जो राइट साइड पे जो लिखा है इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, क्योंकि अब ये मेरे लिए सॉल्वेबल है। अब यहाँ पे देखो करंट एसेट्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो न्यूमरेटर में करंट एसेट्स की वैल्यू मैं लिखूंगा 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री मुझे पता नहीं है, करंट लायबिलिटी मेरे को पता है 90,000, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे निकाली हमने, और इक्वल्स टू 1.2 डिवाइडेड बाय 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 2,70,000 माइनस इन्वेंट्री इक्वल 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। ये मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, 90,000
मल्टीप्लाइड बाय 1.2, तो ये डेसिमल नीचे 0 आएगा, ये 0 से 0 कटेगा, 12 9 108, 12 9 108 और ये 3 0, ठीक है। तो ये क्या नंबर आएगा हमारे पास, 1,08,000, ठीक है। तो 90,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1,08,000 रुपये, ठीक है। अब ये 1,08,000 इधर जाएगा, ठीक है, और माइनस का इन्वेंट्री उधर जाएगा, तो इन्वेंट्री इधर आएगा और 1,08,000 पॉजिटिव नंबर साइड चेंज करके नेगेटिव होगा ना, तो 2,70,000 में से इसको माइनस करो, ठीक है, 1,70 1,62,000, तो इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 1,62,000 रुपीज़। तो ये अपना आंसर है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखो फॉर्मूलाज हेल्प के लिए मैंने लिख दिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड्स में खासकर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें ना एक ही क्वेश्चन में वो मल्टीपल रेशियोज पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया है और देखो वो क्या क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से देखो। एक तो वो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशो, एक रेशो हो गई, फिर वो पूछ रहे हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, और फिर वो पूछ रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशो। तीनों की तीनों रेशो मिलती जुलती हैं, ठीक है। कुछ एक ही आपको बस डेटा ने एक तरीके का पहचानना है और उसके बाद सारा काम आसान है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो हम डेट टू इक्विटी रेशो करेंगे, तो ये जो आपकी डेट टू इक्विटी रेशो है ना, इसका जो नाम है रेशो का, यही इसका फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डेट ऊपर, ठीक है, जो आपका रेशो का नाम है डेट टू इक्विटी, और इक्विटी आपका नीचे, सिंपल, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। और डेट क्या होती है, डेट यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, डेट क्या होती है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेसिकली करंट लाइबिलिटी को डेट में मत डालना, ठीक है। करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वगैरह को डेट में नहीं डालना, लंबे टाइम के लिए जो कर्ज है वो आपके डेट में जाएंगे। अब ये डेटा में ढूंढो भाई, डेट कहाँ पर गिवन है। देखो एक मेरे को ये डेट दिख रही है 12% डिबेंचर, ठीक है, और कुछ तो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया 16 लाख, ठीक है। इक्विटी डायरेक्टली नहीं गिवन, यहाँ पे देखो शेयर होल्डर फंड डायरेक्टली नहीं गिवन। तो इक्विटी क्या होता है कि इक्विटी का मतलब होता है ओनर का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। अब हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो शेयर्स के थ्रू जो पैसे इन्वेस्टेड होता है वो भी ओनर का ही होता है, ठीक है। तो इक्विटी को बोला जाता है इक्विटी, या फिर इसका दूसरा टर्म क्या यूज होता है, शेयर होल्डर फंड्स। बात एक है, अगर वो आपको शेयर होल्डर फंड्स दे देगा या इक्विटी बोले, बात एक ही है, ठीक है। इक्विटी फंड अलग चीज होती है, ठीक है, इक्विटी फंड अलग चीज है, खाली इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों तरीके की शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में हर तरीके के आ जाएंगे रिजर्व्स और सरप्लस, जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है, जनरल रिजर्व आ जाएगा, सब कुछ किस में आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग है और उसके नीचे उसने जनरल रिजर्व दिया है 2,50,000 और स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया है 1,50,000। ये सारा का सारा जो है ये इक्विटी के अंदर जाएगा, ठीक है, ये सारा इक्विटी में जाएगा। तो इसको जस्ट ऐड कर दो, 2 लाख प्लस 3 लाख, ये 5 लाख हो गया, ये 2,50,000 ऐड करो 7,50,000, और ये 1.5 लाख और ऐड कर दोगे आ जाएगा 9 लाख रुपए, ठीक है। तो 16 लाख बाय 9 लाख होगा हमारा आंसर डेट टू इक्विटी रेशो का। पहली रेशो डन है, इसकी वैल्यू ना मैं तीनों की इकट्ठे ही तुम्हारे को बताता हूं। अब जरा सेकंड रेशो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब सेकंड रेशो आपको क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। देखो जो रेशो का नाम है वही उसका फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, ठीक है। तो सिंपल सा ये याद करना मुश्किल ही नहीं है, जो आपका फॉर्मूला है वही उसका, लाइक जो नाम है वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल एसेट का मतलब पता है क्या होता है, टोटल एसेट मतलब सारी एसेट्स। सारी एसेट्स क्या होती है, एक होती है करंट एसेट जो हमारी शॉर्ट टर्म वाली एसेट्स होती है, और एक होती है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो टोटल एसेट मतलब दोनों जोड़ दो, सब कुछ जितनी एसेट्स दिख रही हैं। अब ये तो आपकी एसेट्स थी नहीं, ये जितनी थी ये तो एसेट्स नहीं है, ये तो इक्विटी होती है, ठीक है, इनका नेचर लायबिलिटी होता है। अब यहाँ पे एसेट्स देखो, ये भी एसेट नहीं है, डिबेंचर एसेट नहीं है, करंट लायबिलिटी एसेट नहीं है। टोटल क्वेश्चन में एसेट्स ही कितनी दी है, खाली 3, तो ये तीनों जोड़ दो, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स सारी जोड़ दो, ठीक है। टोटल एसेट्स में सब ऐड कर देते हैं, टोटल में कुछ नहीं इग्नोर करना। तो 21 + 2 23 और ये 8,80,000, तो ये कितना आ जाएगा 31,80,000 रुपीज, ठीक है, 31,80,000 रुपीज। और डेट देखो, डेट निकालना नहीं है दोबारा, ऊपर वाले में हमने लिखा था ना 16 लाख रुपए, तो ये 16 लाख रुपए आपने यहाँ पर लिख देना। इसको सॉल्व अभी बाद में करते हैं, ठीक है, 1:1 वाले फॉर्मेट में ही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो हमारी नेक्स्ट रेशो कौन सी है, प्रोप्राइटरी रेशो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है प्रोप्राइटरी रेशो। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स, ठीक है, अपॉन में टोटल एसेट्स। अब तुम ध्यान से देखो, इस रेशो में तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी होते हैं। इक्विटी देखो मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, पहली रेशो में 9 लाख रुपए, तो ऊपर न्यूमरेटर में 9 लाख आएगा, ठीक है। टोटल एसेट्स देखो मैंने सेकंड वाली रेशो में निकाली थी, ठीक है, 31,80,000। बेसिकली आपको
इसमें अगर आपको पूछा जाता है तो पेपर में वो तुमसे जज पता है क्या कर रहा है, वो ये वैल्यूज नहीं जज कर रहा, वो जज कर रहा है तुम्हें फॉर्मूला आता है या नहीं आता, और उसके बाद वो यहाँ पे बस बेसिक्स ही तुम्हारी कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं कि तुम्हें फॉर्मेट पता है ना, आंसर कैसे लिखता है, 1:1 में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है, ठीक है, कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है, टाइम्स में करना है, वो चीज तुम्हें पता है या नहीं पता, इस चीज के मार्क्स हैं, ठीक है। तो अब मैं जरा इन तीनों की यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूं। तो वैल्यूज देख लो भाई, इनकी वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। ये 1.78:1 है डेट इक्विटी, अगले का है 1.99:1 और इसका है 0.28:1, ठीक है। तो कंप्लीट डन है, अब मूव करेंगे आगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्ट कवरेज का क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर्मूला में आपको ना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, और कभी भी वो क्वेश्चन में तुम्हें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं देगा, वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, देखो लैंग्वेज क्या होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर का मतलब है अभी इंटरेस्ट भी नहीं कटा, अभी टैक्स भी नहीं कटा, मतलब मैंने अगर 1 लाख रुपए कमाए थे तो अभी उसमें से मैंने ब्याज भी नहीं पे करा, मैंने सरकार को टैक्स भी नहीं पे करा, ये मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का, ठीक है। अब इसमें ना एक आपको बात समझनी है, ऑर्डर ये होता है कि आप ना पहले इंटरेस्ट पे करोगे, फिर जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं। तो अगर ये ध्यान से सुनना, पहले इंटरेस्ट पे करा जाता है, फिर जो अमाउंट बचता है उस पर टैक्स पे करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे को खाली आफ्टर टैक्स दे रहे, अब यहां तो नहीं पता इंटरेस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मान के चलेंगे इंटरेस्ट पे कर दिया गया, क्योंकि ऑर्डर यही होता है, पहले इंटरेस्ट पे करा जाएगा फिर टैक्स पे किया जाएगा। तो अगर बोल रहे टैक्स पे कर दिया, आफ्टर का मतलब है टैक्स पे कर दिया, अगर वो ये बोल रहा है तो मान के चलेंगे इंटरेस्ट भी पे करा जा चुका है, इंटरेस्ट कट जा चुका है, ठीक है। ये तुम्हारे को समझ में आना चाहिए। अब यहां पे देखो, हमारे को दिक्कत ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दिक्कत ये है कि आपको आफ्टर टैक्स दिया और मुझे बिफोर चाहिए, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है वहां पे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब ये कन्वर्ट कैसे करना है, बस ये तुम्हारे को समझना है। देखो बहुत ध्यान से देखो, सपोज करो मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो पैटर्न क्या है, सीक्वेंस क्या है, पहले इसमें से इंटरेस्ट कटेगा, ठीक है, पहले इसमें से इंटरेस्ट कटेगा और फिर इसमें से टैक्स कटेगा। तो अगर इंटरेस्ट और टैक्स कट जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलो या खाली आफ्टर टैक्स बोलो, बात एक ही है, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसको ले लिया x, क्योंकि यही तो मेरे को चाहिए। अब माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है भाई, 12% का रेट है, 20 लाख रुपए का कर्ज है, तो 20 लाख का 12% आप निकालो, ठीक है, इसका 20 लाख का 12% निकालोगे तो ये कितना आएगा भाई, 12 2 ज़ा 24, ठीक है, 12 2 ज़ा 24। और मैं तुम्हें बता दूं इसका इजी तरीका क्या है, 20 लाख का 10% निकालो, 2 लाख रुपए होते हैं ना, तो अब ये 24 के साथ 24,000 नहीं होगा, ये क्या होगा, 2,40,000, ठीक है। जीरोस लगाने का लाइक एक बेसिक सा सेंस बता रहा हूँ, ठीक है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, बट एक बेसिक सेंस हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कितनी जीरोस आएंगी। तो इंटरेस्ट हो गया 2,40,000, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब माइनस करेंगे टैक्स है 40%, लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि ये 40% हमें निकालना किसका है, ठीक है, 40% निकालना किसका है। अब भाई एक चीज, कोई बच्चा बोलेगा शॉर्टकट तरीके से आता है, बट यार अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आपको वर्किंग ही शो करनी है, शॉर्टकट वहां पे काम नहीं आएगा, ठीक है, वर्किंग तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 40% टैक्स किसका, कटे हुए अमाउंट का। जैसे मैंने तुम्हें बताया, अगर कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए तो उसमें से पहले इंटरेस्ट पे करेंगे, सपोज करो 8,000, तो टैक्स पता है किसके पे कटेगा, 40%, टैक्स कटेगा तुम्हारा 92,000 पे। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट कटेगा, फिर जो अमाउंट आता है उस पर टैक्स कटेगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट x था, तो x में से पहले इंटरेस्ट काटो, तो एग्जैक्ट नंबर तो हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि x हमने लिया हुआ है, तो x में से इंटरेस्ट काटो, फिर ये कुछ अमाउंट आएगा, इसका टैक्स हमारे को 40% सरकार को देना है, इसीलिए ब्रैकेट में। ये सब कर आने के बाद मेरा क्या आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे कितना दिया क्वेश्चन में, 1,20,000 रुपीज, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनी है ये आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, विदाउट मैथ्स वाले बच्चों को दिक्कत आ सकती है, बट टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे को इसकी कैलकुलेशन पूरी करके दिखाएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से सुनना, पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे करनी है, बिल्कुल बेसिक्स, ठीक है। जिनको आती है वो फॉरवर्ड कर लो, जिनको दिक्कत आ रही है मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे -2,40,000 है ना, तो आपने क्या करना है, वेरिएबल एक्स वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे छोड़ दो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक्स वाली टर्म्स, और जो न्यूमेरिकल नंबर है खाली नंबर, ठीक है, जैसे 2,40,000 इसको उधर भेजो। तो सबसे पहले तो इसको साइड चेंज कराओगे तो माइनस का नंबर उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो 1,20,000 में ये 2,40,000 उधर जाके प्लस होगा, तो ये आएगा 3,60,000 रुपए, ठीक है, इतना कर लो। अब यहाँ पे क्या बचा,
इस साइड क्या बचा, इस साइड ये हटा दो, ये नहीं बचा ना, तो ये x बचा माइनस 40/100, ठीक है 40/100, और ये x माइनस 2,40,000 ब्रैकेट में कॉपी, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा है LHS में। अब इसको सॉल्व करो, पहले ये थोड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कटा, 2 के टेबल से कट रहे, 2 2 ज़र, ये 5 ज़र, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक चीज ये समझनी है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये कैसे ओपन होता है, तो ब्रैकेट ओपन होता है ना, तो ये जो नंबर है 2/5, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसे आपको ब्रैकेट ओपन करना है। तो x की जगह x लिखा, ये माइनस 2x/5, क्योंकि ये 2/5 है, तो 2/5 x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x/5, ये ऊपर रहेंगे। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे प्लस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, इसमें गलती नहीं करनी। 2/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2,40,000 रुपीज, ठीक है। ये हमारी LHS की कैलकुलेशन है। RHS कॉपी पेस्ट 3,60,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब ये 5 के टेबल से हम इसको काटते हैं, ठीक है, तो ये काट देते हैं, 5 1 ज़र 5, ये 24 है, 5 4 ज़र 20, ठीक है। 40 आएगा 8 000 और 48 2 ज़र 96, ठीक है, 48 2 ज़र 96, तो ये मैं रब कर देता हूँ, ये अपना आ रहा है 96,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 96,000 रुपीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो अगला स्टेप क्या होगा, ये अगेन नंबर आ गया, ये नंबर भेज देंगे इधर, ठीक है। 96,000 उधर जगह क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इधर देखो ये दोनों रह जाएंगे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, कुछ नहीं लिखा नीचे, मतलब 1 लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5x माइनस 2x क्या होगा अगले स्टेप में, 3x/5, और ये 96,000 उधर जाके सब ट्रैक कर दो, तो ये तुम्हारे पे आएगा 2,64,000 रुपीज, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे ये देखो खाली x रह गया ना। अब अगला स्टेप क्या होता है, जो नीचे है उसको साइड चेंज करोगे ऊपर जाएगा, जो ऊपर 3 है उसको साइड चेंज कराओगे नीचे जाएगा, ठीक है। मैं जान के बेसिक्स लाइक तुम्हारे को बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछने में शर्म खाएंगे स्कूल में और ट्यूशन में, और गलती भी करेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए तुम्हारे को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ये चीज़, ताकि तुम ये कर लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये 3 नीचे, ठीक है, जो नीचे है ऊपर गया और जो ऊपर है वो नीचे गया। अब ये 3 के टेबल से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, देखो इसका टोटल 12 है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करोगे इसका टोटल 12 है, तो 12 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़र 3, 3 8 ज़र 24, फिर दोबारा 8 ज़र 000, और ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 000, 5 8 ज़र 44 कैरी, 5 8 ज़र 40 और 4 44, ठीक है। तो ये अपने पास आ रहा है 4,40,000 रुपए एक्स, और एक्स हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बस वैल्यू रिप्लेस करनी है, ऊपर देखो आपके पास फॉर्मूला है, ये आपके पास न्यूमरेटर आ गया, तो इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर क्या डालेंगे, 4,40,000, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स ये हमने निकाली 2,40,000, ये आप यहां पर लिख दोगे, ठीक है। तो अब इसको जस्ट आपको डिवाइड करना है और आपका आंसर आएगा 1.83 टाइम्स, ठीक है। तो ये अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशो का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, प्री बोर्ड्स का फेवरेट है, ठीक है, इसको जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का क्वेश्चन मुझे पता है बहुत सारे बच्चे देख के ही घबरा जाते हैं, 2 मिनट के लिए आगे शांति से देखो। तुम्हें अगर बैलेंस शीट के क्वेश्चन से घबराहट है, भाई ये क्वेश्चन देखो बहुत ईजी है, सिर्फ बैलेंस शीट आपको रीड करनी आनी चाहिए, और वही मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं। देखो आपको सबसे पहले चेक करने की कौन कौन सी रेशो पूछ रहे हैं, अदरवाइज ऐसे बैलेंस शीट एनालाइज नहीं करनी, हमें ये जानना है कि कौन सी रेशो हमें यूज करनी है, कौन सा फॉर्मुला लगाना है। तो देखो ऊपर 4 रेशो लिख रहे हैं, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू इक्विटी और टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। डेट देख रहे हो मैंने कितनी बारी पढ़ा, तो यहाँ पर डेट का मतलब मैंने तुम्हें बताया है लॉन्ग टर्म, ठीक है। डेट कौन सी है, ये लॉन्ग टर्म वाली, तो लॉन्ग टर्म डेट कौन सी होगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे देखो नॉन करंट लाइबिलिटी मेरे को दिख रही है, ठीक है, ये रही नॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये कितनी है 15 लाख, तो ये मेरे पास आ गई डेट, ठीक है। अब याद रखना वैल्यू डेट की मैंने क्या बताई है। और क्या क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तुम्हारे को पता होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा है भाई, डेट का क्या मतलब है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करना, इंप्लॉय करना, कितना पैसा हमने डिप्लॉय कर दिया, कितना पैसा लगा दिया, कैपिटल ये होती है। तो अपना पैसा लगाया तो इक्विटी, बैंक से लोन लिया या डिबेंचर्स के फॉर्म में पब्लिक से उधार लिया, तो वो भी तो बिजनेस में लगाने के लिए ही उधार लिया ना। तो दोनों फॉर्म में पैसा बिजनेस में तो इन्वेस्ट ही हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अपना पैसा भी लगा सकते हैं, उधार लेकर भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो गया, डेट प्लस इक्विटी। अब डेट तो तुमने ढूंढ लिया है, इक्विटी ये देखो ये रही, शेयर होल्डर फंड्स बोले या इक्विटी बोले बात एक ही है, मैंने तुम्हारे को बोल रखा है। तो इक्विटी में ये दोनों आइटम आ गए, ठीक है। तो इक्विटी कितनी है 31 लाख, ठीक है, इक्विटी कितनी है 31 लाख, और डेट कितनी है ये रही 15 लाख। तो आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है, 15 लाख आ गया और 31 आ गया, ये कितना हो गया 46 लाख, ठीक है। तो 46 लाख मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई।
शेयर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स देखो यार, ये रही एसेट्स और ये रहा इसका टोटल, इसको क्या मुश्किल है निकालना, बहुत ईजी है। ठीक है, फिर देखो डेट टू इक्विटी, इक्विटी और डेट दोनों मैंने तुम्हें इस फॉर्मूले में बता दी कितनी कितनी है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड समझाते हुए बता दिया। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, अगेन टोटल एसेट्स हमें पता है और डेट भी हमें पता है 15 लाख की। ठीक है, सारी आइटम्स पता है, जस्ट डिवाइड ही तो करना है। ठीक है, तो ये खुद करोगे तुम, मैं जस्ट तुम्हारे को आंसर्स बता देता हूं ताकि जो भी कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं घर पे सिंसियरली, वो अपना आंसर वेरीफाई कर पाए। तो ये चारों रेशो के आंसर है, जिस पैटर्न में यहाँ पे 4 लिखे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसी पैटर्न में ये आंसर है। प्रोप्राइटरी रेशो का आंसर परसेंटेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेरीफाई कर लो। अब बढ़ेंगे आगे। ये क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना CBSE 2020। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, देखो खास बात है ये ग्रॉस लॉस। आपको यूजुअली जितने भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना बुक में, ग्रॉस प्रॉफिट देता है, ग्रॉस लॉस वाले क्वेश्चन बहुत कम है। और ऐसा ही वो पेपर में यही काम करते हैं ना, प्री बोर्ड में वही पूछ लेते हैं जो तुमने प्रैक्टिस नहीं किया या कम प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, अच्छा आपको फॉर्मूला कौन से यूज होने में मैंने यहाँ पे लिख दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। एक चीज याद रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में मैं बोलूंगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग COGS, याद रखना। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, ये तुम्हारे को याद करना है। सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो इसका मीनिंग है, सेल मतलब कितने रुपए का तुमने माल बेचा, जैसे छोटी क्लासेस में नहीं होता था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, सेम चीज। तुमने अगर 1 लाख रुपए का सामान बेचा, 1 लाख रुपए में अगर बेचा, तो वो सामान हमें खुद को कितने का पड़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। ठीक है, गुड्स सोल्ड मतलब जो तुमने सामान बेचा वो हमें कितने का पड़ा, उसकी कॉस्टिंग हमें कितने की पड़ी। तो सेल्स में से अगर उसकी कॉस्टिंग हटा देंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला है, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको यहां पर क्या करना है भाई, सिंपली ना देखो डेटा देखते हैं भाई। सबसे पहले मेरे को RFO गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, ये होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब है कि इसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस करी जा चुकी है। ठीक है, तो ये नेट सेल्स होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको शॉर्ट में RFO भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में RFO भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास है 6 लाख, ये मेरे पास है ग्रॉस लॉस। ठीक है, किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ना ये COGS पे भी होता है। तो ये आपका सेल्स पे है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये सेल्स पे कैलकुलेट करना है या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कैलकुलेट करना है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करना। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है कौन सा नहीं, ये वाला आइटम। ठीक है, सेल्स और ग्रॉस लॉस देखते ही तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी रेशो हो, कोई भी चीज हो, अगर सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट या COGS में से कोई भी 2 आइटम गिवन है तो ये फॉर्मूला पक्का लगेगा उस क्वेश्चन में, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पे मेरे पास सेल्स गिवन है 6 लाख रुपए, तो ये 6 लाख हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे पता नहीं है तो इसकी जगह COGS ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि 10% है सेल्स पे। ठीक है, 10% है सेल्स पे, तो सेल्स कितनी है मेरी, 6 लाख। लेकिन ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिख दूंगा माइनस। ठीक है, मैं इसको लिख दूंगा माइनस, क्योंकि हमने लिखा प्रॉफिट है, लैंग्वेज हमने प्रॉफिट के लिए, लेकिन जो आपको डेटा गिवन है वो क्या है, लॉस का डेटा गिवन है, तो आप जस्ट माइनस का साइन लगा देना। ठीक है, लॉस को हम माइनस से शो कर देंगे। तो 6 लाख में से COGS माइनस करेंगे, तो 6 लाख, ये माइनस का COGS उधर जाके क्या होगा, प्लस। ठीक है, और ये 6 लाख का 10% होता है 60,000, ये माइनस का है ना, तो इधर आएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा 60,000 इधर आके। तो मेरे पास COGS कितना हो जाएगा, 6,60,000 रुपीज। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब इसको निकालने का बेनिफिट क्या हो रहा है, देखो फॉर्मूले में तुम्हारे पास न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए था ना, तो वो आ गया, वो आ गया। और एवरेज इन्वेंट्री देखो ऑलरेडी गिवन है, तो काम ही खत्म। ठीक है, सीधा ये फॉर्मूला हम यहां पर लिखेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू 6,60,000, डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री 60,000। ठीक है, तो 60,000, ये 4 0 से 4 0 गए, 6 1 0, ये 11 0, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 11 टाइम्स। ठीक है, तो याद रखना कि यूनिट क्या है, आपके आंसर का यूनिट क्या है, तुम्हें जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो अब यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, टोटल सेल्स और सेल्स रिटर्न। ये जो आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे सेल्स आपको नेट सेल्स यूज करनी है, नेट सेल्स यूज करनी है या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना वो नेट सेल्स ही होता है। लेकिन यहाँ पर हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं गिवन है, टोटल सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, तो यानी कि मेरे पास नेट सेल्स कितनी हो जाएंगी,
सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, नेट सेल्स हो जाएंगी 2 लाख रुपए, ये 20,000 इसमें से माइनस करा। जब भी आपको सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का डेटा दे देगा आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही करना है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। जब भी तुम्हारे को ऐसा डेटा दे देगा, मैंने बोला ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे हमने कॉपी मारा। सेल्स की जगह देखो मैं ये 2 लाख रुपए लिख दूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह मैं लिखूंगा 50,000 और COGS मुझे पता नहीं है तो इसकी जगह COGS लिखेंगे, ठीक है। माइनस का COGS उधर जाके प्लस, 50,000 इधर आके माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1,50,000 रुपीज, ठीक है। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,50,000 रुपीज। तो जो मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का बोल रहा है ना उसका न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर जानना है हमें। अब एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता, अगर पता होती तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते, ठीक है। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ना इसने यहाँ पे हमारे को क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दे दी है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दे दी है, हमें क्या क्या चाहिए होती है एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए। देखो क्लोजिंग तो हमें चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री भी हमारे को चाहिए, तो ओपनिंग इन्वेंट्री मिसिंग है। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख रहे हैं, लैंग्वेज ध्यान से देखो, कह रहे हैं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। जब भी आपको एक्सेस वर्ड आ जाए, एक्सेस वर्ड का मतलब होता है माइनस, ठीक है, माइनस या डिफरेंस, ठीक है, माइनस या डिफरेंस, ठीक है। तो एक्सेस कभी भी आ जाए, कोई भी चैप्टर की इक्वेशन हो, चाहे मैथ्स हो चाहे अकाउंट्स हो, एक्सेस मतलब माइनस का साइन आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास इक्वेशन बन रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या आंसर है 20,000, ठीक है। ये माइनस क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है एक्सेस। क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने मुझे 60,000 बता दी, तो इसकी जगह वैल्यू लिखो 60,000 माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस का उधर भेजो RHS में, ठीक है, और ये 20,000 इधर भेजो, तो प्लस का नंबर इधर आके माइनस होगा, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी 40,000 आएगी, ठीक है। जब आप पे ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ निकाल लेते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग 40,000 प्लस क्लोजिंग 60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 ये कितना होगा 50,000 रुपीज, ठीक है। तो मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई 50,000 रुपये आ गई। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये वाला अपना फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रहे 1,50,000, ठीक है। तो न्यूमरेटर में लिखो 1,50,000, एवरेज इन्वेंट्री 50,000 हमने अभी अभी निकाली, इनको डिवाइड कर दो भाई, ये 4 0 से 4 0 का 5 का टेबल नहीं आता, 5 1 ज़र 5 3 ज़र, तो अपना आंसर क्या हो गया 3 टाइम्स, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और सिर्फ एक्सेस वर्ड की वजह से हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, गलती कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो, इस वन शॉट के बाहर तुम्हारा प्री बोर्ड्स नहीं जाएगा, इसी में से बन जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा कोशिश कर रहा हूं मैं वन शॉट बनाने की बेस्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो ये जरूर पूरा वीडियो तुम देखना। ऑलराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, ठीक है। पहले एक बार ये अटेम्प्ट करके देखो, ठीक है, और मैं करवा ही रहा हूं तो ध्यान से समझो। देखो अब की बार आपको देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोले या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले, बात एक ही है। तो अपने फॉर्मूला में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, उसने वो दे दिया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को उसने आंसर ही दे दिया, अगर आंसर ही दे दिया तो इसका मतलब वो हमसे कुछ और पूछ रहे हैं। तो इस रेशियो को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे मैंने आंसर लिखा, न्यूमरेटर में मैंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू लिखी है 2,80,000 रुपए, ठीक है। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये क्या है एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री मैं इधर भेजता हूं तो मेरे को एवरेज इन्वेंट्री पता चल जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या करना है ना वो पता चलता है, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, जो उसने डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व करा। अब यहां से मुझे क्या वैल्यू मिलती है फिर पता चलेगा आगे का हमारे को कैसे प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो कभी भी पूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ आता क्या करना है, जितना डेटा दिया उससे थोड़ा सा अपना हाथ वाथ चलाओ, देखो कितना तुम्हारे को मतलब आगे आंसर समझ में आता है। तो यहां से हम एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं, तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 8 और ये अपना आएगा 35,000 रुपीज। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बोलता है, कह रहा है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, जितना मैंने पढ़ा मैंने लिखा ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। लैंग्वेज को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, इज का मतलब होता है मैथ्स में इक्वल टू, इज का मतलब है इक्वल टू, तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज मतलब इक्वल टू 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। अब यहाँ पे करते क्या है बच्चे, गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड, मतलब क्या करेंगे वो लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। वो ये इक्वेशन बना देंगे। ये इक्वेशन ठीक तब है
अगर आपके क्वेश्चन में ना मोर वर्ड ना लिखा हो, अगर आपके क्वेश्चन में मोर वर्ड नहीं लिखा ना, तो यही करना है और इसी के हेल्प से फिर आगे सॉल्व करना है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, मोर वर्ड लिखा है, ठीक है। तो अगर मोर वर्ड लिखा है ना, तो 1.5 की जगह ना इसको आप 1 बढ़ा दो, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप कर दोगे 2.5, ठीक है, इसको आप कर दोगे 2.5। ये बस ध्यान रखना, मोर से मोर का मतलब बस 1 बढ़ा दो। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। आया समझ? अब जस्ट आपके पास एवरेज इन्वेंट्री है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालेंगे। बेसिकली इसको इसकी और इसकी हेल्प लेके हम सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री की मेरे पास वैल्यू कितनी है, 35,000, तो मैंने यहाँ वैल्यू लिख ली। ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह, ओपनिंग इन्वेंट्री की यहाँ पे जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ 2.5 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो 2.5 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, आप क्वेश्चन को इजी करने के लिए लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री भी एक्स, लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री भी एक्स। तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर हो जाएगी 2.5x, क्योंकि मैंने क्या ले लिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री को x ले लिया। तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 2.5x, और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह तो क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने x ले लिया। तो प्लस में x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये तुम्हारे पे इक्वेशन आ गई। ये 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 70,000 इज इक्वल टू 3.5x, 3.5x, ठीक है। तो ये तुम्हारा 10 नीचे जाएगा, ठीक है। और ये 35 1 35 2 70, और ये 3 जीरोस, और ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मेरे पास x कितना आ जाएगा, x मेरे पास आ जाएगा 20,000। और ये क्या था, ये था क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ये क्या था हमारा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। आया समझ? ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे आएगा, इस 20,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे आएगा, 2.5 टाइम्स x कितना था, 20,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो ना 25 2 तो 50,000 हो जाएगा। आया समझ? एक बार ही मैं तुम्हारे को समराइज करा देता हूँ हमने क्या किया। पहले क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था, उस डेटा को फॉर्मूला को मैंने यहाँ यूज किया और मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गया। उसके बाद जो क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने की लैंग्वेज थी, उसको हमने यूज करा। और क्योंकि मोर वर्ड लिखा, तो यहाँ पे 1.5 नहीं लिखना, क्योंकि मोर वर्ड लिखा है, आपने 2.5 करना है, बस यही कैच थी। इसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं, इसके बाद बहुत ईजी है, ये मेन कैच थी। तो ये 2.5 करा, उसके बाद ये 2.5x हो गया, ठीक है। x क्यों हो गया, क्योंकि मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री को x लेट किया, इसलिए x लेट करा। x लेट करना कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा लिखना कम पड़ेगा, नहीं तो मुझे बार बार क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखना पड़ेगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। एक बार एज्यूम करा उसको x, यहाँ पे टाइम सेव कर दिया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, फिर ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ से आ गई, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी x की, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन आ गया। इसमें बच्चे ना ये करना भूल जाते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड का उनको समझ में नहीं आता ये क्या करना है, और हमारे मार्क्स वगैरह कटते हैं। तो हर एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं, ठीक है। जो चीजें आ सकती है पेपर में, सारी चीजें करा रहा हूँ। देखो, अपने को गिवन है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफ मतलब नेट हो जाएगा। तो नेट क्रेडिट सेल्स उसने हमें कितनी दे दी, 6 लाख रुपए दे दी। तो मुझे यही तो चाहिए न्यूमरेटर में, नेट क्रेडिट सेल्स। तो मेरा न्यूमरेटर तो अपना बढ़िया हो गया। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर मेरे को गिवन है 6 लाख रुपए, तो ये अपना बढ़िया हो गया। डिनोमिनेटर में मेरे को चाहिए होते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिनसे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलना है, डेटर और बिल रिसीवेबल से फ्यूचर में पैसा मिलना है, तो उनको एवरेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एवरेज मेरे भाई कब करते हैं, एवरेज तब करते हैं जब आप पे ओपनिंग का भी डेटा हो और आप पे क्लोजिंग का भी डेटा हो, तो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का डेटा नहीं है, मान लो खाली ओपनिंग का डेटा है, तो एवरेज नहीं करना, खाली क्लोजिंग का डेटा है तो एवरेज नहीं करना, उसी को ही यूज कर लेना। अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, डेटर्स एट द एंड, डेटर्स भी एंड के दे रहा है, बिल रिसीवेबल भी एंड के दे रहा है, तो इन दोनों को जस्ट ऐड करके आप यहां पर लिख लोगे। इसको एवरेज मत कर देना, क्योंकि आप पे डेटा ही खाली एंड का है, ठीक है। एवरेज तब करते हैं जब दोनों टाइम का डेटा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो। तो ये आपका आ जाएगा 6 लाख, तो ये 6 टाइम्स इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको कैसे निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको अगर डेज में निकालना है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला जो मैंने लिखा 12 और 360, इसका मतलब अगर डेज में निकालना है
तो 365 यूज़ करना है। अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 यूज़ करना है, ठीक है। तो वैसे मंथ्स वाला प्रेफर कर लेना तो 12 लिख लो, 12 ईजी है, क्योंकि यहाँ पे देखो कटेगा भी आसानी से ना, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो 12 ऊपर, नीचे रेशो का आंसर 6, तो मंथ्स में अपना आंसर जल्दी आ गया। तो ये 2 महीने आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम उधार पे माल बेचते हैं तो 2 महीने बाद पैसे मिल जाते हैं। ये इसका मतलब है कि एवरेज कितना टाइम पैसा कलेक्ट करने में लगता है, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे मैंने यहाँ पर साइड पे लिख दिए। आप क्वेश्चन देखो, समझते हैं। हमारे पास देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो जब भी ये दोनों चीजें देगा ना, तुम्हारे को सेल्स माइनस COGS वाला फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो ये मैंने बताया, जब भी इनमें से, इन तीनों में से कोई भी 2 चीजें तुम्हें दे देगा ना, कोई भी 2 चीजें इन तीनों में, यही फॉर्मूला लगेगा, चाहे कोई भी रेशो का सवाल हो, ठीक है। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब COGS कितना दे दिया, 3 लाख। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी है। तो मेरे पास COGS है 3 लाख रुपए, तो ये मैंने लिखा 3 लाख रुपए। सेल्स को देखो मैंने सेल्स ही रहने दिया। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसके ऊपर है। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो 25% है, ये 25% किसके ऊपर है ये नहीं पता। तो यहाँ पे उसने क्या लिखा है, कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट का मतलब होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमेशा ये कभी भी सेल्स पे कंपलसरी नहीं है। जब साइलेंट होता है क्वेश्चन तब सेल्स पे ले लेना। मान लो खाली लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25%, तो सेल्स पे लेते हैं। लेकिन अगर वो मेंशन कर रहा है कॉस्ट, तो आपको COGS पे ही लेना है। तो COGS क्या है, 3 लाख रुपए, ठीक है। तो ये तुम्हारा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो 25% क्या होता है, 1/4, तो ये आएगा 75,000। और ये जो माइनस का 3 लाख है, इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 3 लाख प्लस होगा, तो ये आएगा 3,75,000। तो ये जो मेरे भाई सेल्स आई हैं, ये क्या आई है, ये आई है टोटल सेल्स, ठीक है। ये कौन सी सेल्स आई है, टोटल सेल्स, ठीक है। हमारे को फॉर्मूला में देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट सेल्स, उधार वाली क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स हमें चाहिए। ये आ गई टोटल सेल्स। अब खुद सोचो, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं माल बेचूंगा। अब मेरे को माल बेचना है तो मैं चाहूंगा सामने वाला कस्टमर कैश दे दे, तो उसको बोलते हैं कैश सेल्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें ना सामान बेचना जरूरी होता है और सामने वाला ना कैश हमें बाद में देता है, महीने बाद, 2 महीने बाद, तो हम उधार पे भी बेच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। तो जो आपकी टोटल सेल्स है ना, ये दोनों का मिलाकर है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स मिलाकर है। तो यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा हमारा फॉर्मूला बन रहा है कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, अगर नकद बेचा और उधार बेचा दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आएंगी, टोटल सेल्स आ जाएंगी। आया समझ कि नहीं आया। तो टोटल सेल्स है 3,75,000 रुपीज, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, टोटल सेल्स मैंने यहाँ पे लिख दी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कैश सेल्स पता है कितनी है, टोटल सेल की 20%, मतलब हम 80% माल उधार बेचते हैं, ठीक है। कैश सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स की 20%। तो ये मैं यही निकाल देता हूँ, 20% किसका, टोटल सेल्स का। 3,75,000 से मैं ये मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा आ रहा है 75,000 रुपीज, ठीक है। ये मेरा कितना आ रहा है, 75,000 रुपीज। तो ये 75,000 यहाँ पे कैश सेल्स में लिख दो, ठीक है, प्लस क्रेडिट सेल्स। बस अब तुम्हारे पे क्रेडिट सेल्स आ गई, क्रेडिट सेल्स अगले स्टेप में आ गई, ये हमारी क्रेडिट सेल्स निकल गई। ये प्लस का नंबर उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो उधर आके क्या आएगा, 75,000 माइनस करो 3,75,000 में से क्या आएगा, 3 लाख रुपए। तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ गई 3 लाख रुपए। अब सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, न्यूमरेटर में 3 लाख और नीचे एवरेज। एवरेज करते हैं कि नहीं करते देखते हैं भाई। इन्वेंट्री क्या फॉर्मूला था, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। नेट क्रेडिट सेल्स ऊपर मैंने लिखी है 3 लाख रुपए। डिनोमिनेटर में मेरे को लिखने थे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज करें या ना करें, देखो ओपनिंग डेटर है और क्लोजिंग है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग जब भी दोनों डेटा देगा तो एवरेज करेंगे। अब चाहे बिल रिसीवेबल यहाँ पे मिसिंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेटा है तो एवरेज करना है। तो इनको करो ऐड, तो ये आ रहा है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 2, यानी कि एवरेज आ रहा है 75,000, ठीक है। तो ये मेरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये तुम करोगे मल्टीप्लाई डायरेक्टली, वैसे मेरे को पता है 5 के टेबल से करना है, कर लो। 75 4 ज़र होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रेड पेबल का। अभी हमने ट्रेड रिसीवेबल करा था, अब ट्रेड पेबल पे
फॉर्मूला बिल्कुल उसका उल्टा है, ठीक है। मतलब वहां पे रिसीवेबल था तो डेटर, यहाँ पेएबल है तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड पेएबल, यानी कि क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, ठीक है। तो आपको देखो डेटा गिवन है, पहले मैं यहाँ पे तुम्हारे को फॉर्मूला शो कर देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, नेट क्रेडिट परचेजेस, वहां पे सेल्स था, यहाँ पे परचेज है, वहां पे ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ पे ट्रेड पेएबल है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज चाहिए, उधार में खरीदा हुआ माल चाहिए, क्रेडिट उधार, ठीक है। उसने मेरे को नेट परचेज दिया, मतलब ये क्या है, टोटल, ये क्या है, टोटल और कैश। तो अगर आपने टोटल सामान 7,20,000 का खरीदा था, जिसमें से कैश में तुमने 1,80,000 में खरीदा, मतलब हर चीज तुम पैसे नहीं देके खरीदते, कभी कभी तुम उधार में भी चीजें खरीदते हो। तो उधार पे कितना खरीदा, 7,20,000 में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, नेट क्रेडिट परचेज, तो ये अपना आ जाएगा कितना, 5,40,000 रुपीज, ये मैंने माइनस किया, टोटल परचेज में से कैश वाली माइनस करी। अब देखो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है और यहां पे लिखा है वर्ड एवरेज। अब एक डाउट ये आता है भाई कि क्या इसको मैं डिवाइड बाय 2 करूं, क्या मैं इसको 45,000 लिखूं अपने आंसर में, या मैं इसको 90,000 लिखूं। मैंने तुम्हें सिंपल बताया, एवरेज मेरे भाई तब करते हैं अगर ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का डेटा गिवन हो। क्या हमें दोनों का डेटा गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें तो खाली क्लोजिंग का डेटा गिवन है ना, तो इसको एवरेज मत करो, इसको डायरेक्टली 90,000 लिख दो, चाहे यहाँ पे फॉर्मूला में एवरेज लिखे रहने दो। तुम्हारे लिए यही एवरेज है, क्योंकि डेटा ही मिसिंग है, तो एवरेज कैसे करें, एवरेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 4 जीरो से 4 जीरोस गए, ठीक है। 9 के टेबल में ये जा रहा है 9 6 तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा आसान है, बोर्ड्स में आया तो मतलब ये नहीं कि मुश्किल होता है, अपने लिए सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने तुम्हारे लिख दिए, जो तुम्हारे को दिक्कत आती है यार कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगना है, वीडियो देखते टाइम तुम्हारे सामने सारे फॉर्मूले, तुम्हें कोई शीट खोलने की जरूरत नहीं है, कब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है मैंने साइड पे लिख दिया। तो इसको पहले नजर मारो, उसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारे को बहुत इजीली तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कह रहे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये जो मेरे भाई ऑन कॉस्ट होता है COGS, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं, यहां पे जो अपना ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है, कॉस्ट के ऊपर 20% है। मतलब अगर मेरे पास COGS गिवन हो तो COGS का अगर मैं 20% निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। यही मतलब है इस बात का कि भाई अपनी जो कमाई है वो कितनी है, 20% किसकी, COGS पे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%। लेकिन अगली लाइन में ना इसने मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, कोई बात नहीं, अगर उसने मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया तो इस इक्वेशन में ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिख दो 4 लाख और यहां पर इसको यही लिखे रहने दो, COGS मल्टीप्लाइड बाई 20%, ये 0 से 0 काटे 1/5 आएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो गया 1/5। अब COGS तुम्हारा निकल गया ना यहाँ से, ठीक है। जो भी आपको डेटा गिवन है आप जस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो, अपने आप कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये अपना आ जाएगा 20 लाख रुपए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया, 20 लाख रुपए हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे आप फॉर्मूला देखो आपको गिवन है नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स, लेकिन हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो अब मेरे को सेल्स चाहिए, सेल्स और COGS और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला ये वाला, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। तो यानी कि सेल्स यहां से क्या आ रही है, सेल्स अगर तुम ध्यान से देखो तो ये माइनस COGS है ना, इसको मैं उधर भेज दूंगा तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो सेल्स कितनी हो गई मेरे पास, सेल्स मेरे पास हो गई COGS प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरे पास सेल्स कितनी हो गई, 24 लाख रुपीज हो गया। मैं तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बताता हूं, मान लो कोई क्वेश्चन है जिसके फॉर्मूला में सेल्स है, मान लो, और अगर उस क्वेश्चन में तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल पा रहे हो लेकिन तुम सेल्स निकाल ही नहीं पा रहे, पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन में लॉजिक के बिना, मतलब लॉजिक के बिना तुम निकालोगे, लॉजिक ही नहीं लग रहा, तो ऐसे क्वेश्चन में जब सेल्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है ना, तो आप न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज करके आंसर निकाल देना, ठीक है। अगर सेल्स निकालना पॉसिबल नहीं है तो, अदरवाइज हम सेल्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने सेल्स निकाल दी, डिनोमिनेटर में लिखी है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला देखो, यहाँ पे लिखा है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे लैंग्वेज दे रहे हैं करंट लायबिलिटीज आर 50% ऑफ करंट एसेट्स, मतलब जितनी भी करंट एसेट है उसका हाफ कर दो। तो करंट लायबिलिटी हमारे पे हो गई 6 लाख रुपए, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल होती है CA माइनस CL, तो 12 लाख माइनस 6 लाख की करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपए हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो अपना ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में यहाँ पे लिख लेता हूँ WCTR, ऊपर मैंने लिखी सेल्स और नीचे मैं लिखूंगा वर्किंग कैपिटल जो कि है 6 लाख रुपए।
तो ये लाख से लाख कटेगा, 6 के टेबल में ये जा रहा है डायरेक्ट 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है ये है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो या नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, फॉर्मूला में ना मैंने यहाँ पे नेट ऑरेंज कलर या डिफरेंट कलर से लिखा है, क्यों लिखा है? नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू लेनी है, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, ये चीज ध्यान रखना। आप ध्यान से देखो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास मान लो मशीनरी की कॉस्ट गिवन है 1 लाख और क्वेश्चन में मान लो डेप्रिसिएशन अलग से गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है 10,000 और एक मान लो मशीनरी की आपको कॉस्ट नहीं दे रही, उसने दे दी बुक वैल्यू। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, अगर आपको बुक वैल्यू दे देगा 1 लाख रुपए, तो बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन कट चुका है, कटवट जा चुका है, ठीक है। तो आपको 1 लाख रुपए डायरेक्टली यूज करना अगर बुक वैल्यू देता है। लेकिन अगर कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देता है, तो कॉस्ट का मतलब है ये हमने एक जमाने में 1 लाख की खरीदी थी, डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो यानी कि यहाँ पे 10,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो भी लगाना है। तो आपको अपने आंसर में ना 90,000 वैल्यू लेनी है, ये चीज याद रखना, ठीक है। मतलब अपने फॉर्मूला में आंसर निकालते टाइम बुक वैल्यू होगा तो डायरेक्ट ले लेना, डेप्रिसिएशन अगर गिवन हो तो इग्नोर कर देना, क्योंकि डेप्रिसिएशन कट चुका है। बुक वैल्यू का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसको अब हम हटाएंगे, और अब हम यहाँ पर देखेंगे आपको जो डिटेल्स गिवन है वो देखते हैं। कह रहे कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, उसने हमें रेशियो का नाम बताया। देखो ऊपर देखो फिक्स्ड एसेट्स दे रहा है एट कॉस्ट मतलब एक जमाने में खरीदी 7 लाख की थी, डेप्रिसिएशन इस पे 1 लाख का लग गया, तो यानी कि नेट अगर करेंगे तो ये 6 लाख आ रही है वैल्यू, नेट करेंगे तो 6 लाख आ रही है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है नेट सेल्स मतलब इसमें से रिटर्न वगैरह माइनस करा जा चुका है 18 लाख रुपए। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो, आपके पास फॉर्मूला है, सेल्स ऊपर लिखते हैं, ठीक है, सेल्स हम लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे हम अपनी नेट फिक्स्ड एसेट्स जो कि हैं 6 लाख रुपए, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स, ये इजीली कट हो रहा है। ऑलराइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें इसको करने की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जितने फॉर्मुलेस लगने हैं मैंने हेल्प के लिए सारे लिख दिए। अब डिस्कस करते हैं। देखो कैपिटल इंप्लॉयड, वर्किंग कैपिटल दे रहा है, ठीक है, इन पे जरा बाद में आते हैं। पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये मतलब क्या है, COGS दे दिया इसने, ठीक है, ये क्या है COGS, और ये है अपना ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब भी COGS और ग्रॉस प्रॉफिट देगा तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लगता है, ठीक है। तो हम जरा अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं और सेल्स निकालते हैं। तो अपना सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लगना ही लगना है अगर आपको इन तीनों में से कोई भी 2 आइटम देते हैं। और ये तुम देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, और चांसेस है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ही तुम्हारा प्री बोर्ड का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब देखो सेल्स मुझे नहीं पता, ये सेल्स की जगह सेल्स ही लिखेंगे, COGS की जगह मैं लिख रहा हूँ 6,40,000 रुपीज, और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह मैंने लिख दिया 1,60,000 रुपीज, ठीक है। तो ये इधर जाके ऐड कर देंगे तो मेरे पास सेल्स कितनी आ रही है, ये आ रही है 8 लाख रुपए, ठीक है। तो मेरे पास सेल्स आ गई 8 लाख रुपए। तो अब जो मेरे पास फॉर्मूला है इसमें देखो न्यूमरेटर तो सॉर्टेड है, न्यूमरेटर में की तो दिक्कत नहीं है। नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं वो थी नॉन करंट एसेट, वो कितने की वो नहीं पता। और डेटा बड़ा अजीब सा दे रखा है, कह रहे कैपिटल इंप्लॉयड और वर्किंग कैपिटल। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं ना एक रफ में बैलेंस शीट बनाता हूँ, ये मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ रफ में, ठीक है, ये मेरा मान लो रफ वर्क है, ठीक है। तो बैलेंस शीट बना रहे पार्टनरशिप वाले स्टाइल से, ठीक है, 11th वाले स्टाइल से। तो राइट साइड पे इधर क्या लिखते हैं, एसेट्स, इधर लिखते हैं हम लोग एसेट्स, और इधर क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, तो इधर क्या आती है, इक्विटी भी आती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट में पार्टनरशिप वाले स्टाइल से बना रहा हूँ, समझने के लिए, पेपर में नहीं बनाना, ये रफ वर्क है हमारा। यहाँ से हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं एक, जो और फॉर्मूला इसलिए निकाल रहे ताकि हमें रटना ना पड़े। तो एसेट्स में क्या आती है, टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास डेटा तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास आती है एक तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट, और दूसरी मेरे पास आती है यहाँ पे करंट एसेट, ठीक है, दूसरी आती है करंट एसेट। और इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या आता है, यहाँ पे मेरे पास आती है इक्विटी, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्विटी, ठीक है। एक मेरे पास आती है लॉन्ग टर्म डेट, खाली डेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक मेरे पास आती है लॉन्ग टर्म डेट जिसको खाली डेट बोलते हैं, और एक यहाँ पे आती है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी, ठीक है।
इक्विटी एंड लायबिलिटी, कंपनी अकाउंट्स में लायबिलिटी साइड पे 3 आइटम आती है। एक आती है इक्विटी, शेयर होल्डर फंड जिसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट जिसको हम खाली डेट बोलते हैं, और करंट लायबिलिटी। अब आपको ये समझना है कि दोनों साइड्स का टोटल बैलेंस शीट का क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों तरफ का टोटल, एसेट्स का टोटल और लायबिलिटीज का टोटल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब मेरे पास तो यहाँ पे आइटम्स कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी नहीं पता। लेकिन तुम्हें एक चीज पता होगी कि अपने पास ना कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, आज के ही वीडियो में मतलब इसी वीडियो में हमने पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पढ़ा है, इक्विटी प्लस डेट। तो इक्विटी प्लस डेट मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि कितनी गिवन है, 2 लाख रुपए। तो इक्विटी प्लस डेट मिलाकर कितनी है मेरे पास, 2 लाख रुपए गिवन है। ठीक है, आया समझ। अब यहाँ पे देखो हम क्या फॉर्मूला बनाने वाले हैं, हम ये फॉर्मूला बनाने वाले हैं कि 2 लाख प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू ये टोटल, और नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू ये टोटल। ठीक है, 2 लाख प्लस करंट लायबिलिटी जो होगा वो टोटल होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं फॉर्मूला बना देता हूं, तो यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छे से हमारे को समझ में आए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं येलो कलर ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 2 लाख प्लस करंट लायबिलिटी, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ 2 लाख प्लस करंट लायबिलिटी, ये किसके इक्वल होगा, 2 लाख प्लस करंट लायबिलिटी एक टोटल आएगा, लेकिन टोटल दोनों तरफ का इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल होगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब यहाँ पे मेरे पास ना करंट एसेट गिवन है ना करंट लायबिलिटी गिवन है, लेकिन मेरे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तुम्हारे को माइंड में होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये जो करंट लायबिलिटी है मैं इसको उधर भेजूंगा, तो 2 लाख रुपए इक्वल्स ये करंट लायबिलिटी में उधर भेजूंगा, तो नॉन करंट एसेट्स की जगह नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स, ये करंट लायबिलिटी इधर जाके क्या होगी, माइनस होगी। तो अब यहाँ पे देखो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आ गया, जो कि मेरा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था, तो इसको लगा दिया ब्रैकेट। ठीक है, तो ये मेरे पास वर्किंग कैपिटल आ गई ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो 2 लाख इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट, और यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू लिख देंगे 40,000 रुपए। ठीक है, 40,000 रुपए। तो अब नॉन करंट एसेट यहां से आ जाएगी ना, 40,000 इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा 1,60,000 रुपीज, विच इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो मेरे पास नॉन करंट एसेट्स आ गई। तो यानी कि जो मेरा फॉर्मूला था उसका डिनोमिनेटर आ गया। बहुत ध्यान से देखो, ये बैलेंस शीट रफ में बनानी है, अपना पार्ट नहीं है, अपने आंसर का पार्ट नहीं है, तो ये रफ में बनानी है। इसका हेल्प ये हुआ कि ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया ये मुझे याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, रफ में फटाफट बन जाएगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो हम ना बहुत फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, तो कभी कभी हम क्वेश्चन में अटक जाएंगे ना, तो हम एक रफ में बैलेंस शीट बनाएंगे और वहां से देखना तुम्हारे को हमेशा आंसर मिलेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब जस्ट थोड़ा सा मैं रफ वगैरह करता हूँ और सीधा वैल्यूज लगाते हैं और फॉर्मूले का जो अपना एग्जैक्ट आंसर है वो निकालेंगे। ऑलराइट, तो अब सिंपली यार सेल्स ऊपर रखनी है, 8 लाख रुपए ऊपर रखने हैं, नीचे नॉन करंट एसेट्स रखनी है 1,60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये 8 लाख है, इसमें कितनी जीरोज है, 5 जीरोज होती हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गया। 16 का टेबल आता है तो 16 5 जीरो होते हैं ना 80, तो अपना आंसर क्या आएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, और हेल्प के लिए फॉर्मुलाज कौन से यूज होंगे मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए। तो बैलेंस शीट देख के कभी घबराना नहीं, उल्टा ये वाले क्वेश्चन ना इजी होते हैं। जब भी स्टेटमेंट ऑफ P&L या बैलेंस शीट देते बहुत इजी होते हैं, लेकिन बच्चे घबराते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को भी इंक्लूड करा हमारे इस वन शॉट में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अपने को बोल कह रहे कैलकुलेट नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। पहली बात तो नेट एसेट्स जो होती है ना वो आपकी नॉन करंट एसेट्स नहीं होती, ये ध्यान रखना। नेट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स नहीं होती, नेट एसेट्स क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी। याद रखना, नेट एसेट्स क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। ठीक है, तो डेट प्लस इक्विटी, डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म। तो यहां पर अगर बैलेंस शीट में मैं डेट प्लस इक्विटी ढूंढूं तो ये मेरी इक्विटी है, शेयर होल्डर फंड्स मतलब इक्विटी, तो ये दोनों मेरे पास इक्विटी है। डेट होती है लॉन्ग टर्म, ये मेरे पास लॉन्ग टर्म, देखो 2 चीजें गिवन है, ए और बी, ये दोनों क्या है मेरे पास, डेट है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड, और मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड ही चाहिए, नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इनको हम ऐड करते हैं, ये कितना रहा, 7 और 3 10,60,000। ठीक है, ये आ रहा है 10,60,000, ये कितना है 4,60,000। ठीक है, तो ये हम ऐड कर देते हैं, ये दोनों ऐड करोगे आएगा 15,20,000 रुपीज। तो मेरे पास क्या आ गई है, ये मेरे पास आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
तो सिंपल है, ठीक है, बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, ईजी है। अब ध्यान से देखते हैं, हमें फॉर्मूला में हमें चाहिए नेट सेल्स, न्यूमरेटर में क्या चाहिए, नेट सेल्स। और नेट सेल्स जो होती है ना वो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है। RFO मतलब नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब एग्जैक्टली नेट सेल्स। ये कितनी है, 16, 60, 80, ठीक है। तो अपने पास सारी चीज़ें, न्यूमरेटर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने यहाँ से देख के निकाल ली, ठीक है, 15,20,000 रुपीज़। जस्ट इसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 0 से ये 4 0 काटे, ठीक है। अब इसको आप 2 के टेबल से काटना है, 4 के टेबल से काटना है, जैसे भी काटो। ये इससे डायरेक्ट कट रहा है 4 ज़र पे, 152 के 4 ज़र पे ये डायरेक्ट कट रहा है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। तो इतना ईजी क्वेश्चन पूछा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। COGS का हमने 11th में फॉर्मूला सीख रखा है, रिपीट है, मैं एक बार बताता हूँ। ये क्या लिखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना 11th में, ट्रेडिंग अकाउंट, ये वहां से फॉर्मूला उठाया। COGS के 2 फॉर्मूला है तुम्हारे, एक तो ये है सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, एक फॉर्मूला तुम्हारा ये है। और COGS का दूसरा फॉर्मूला ये लंबे वाला फॉर्मूला, इसको हम आमतौर पे बोलते हैं लंबे वाला फॉर्मूला, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखो आपको सेल्स दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ना आपको ये जो डिटेल्स दे रहा है ना, ये डिटेल्स, इस डिटेल से ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये COGS के जो लंबे वाला फॉर्मूला ये लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसी से हमें समझ आ रहा है और बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जरा क्या करेंगे भाई, सेल्स को साइड पे रखते हैं क्योंकि हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ना मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई क्या क्या चीजें गिवन है, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ये मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है, सपोज करो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री साल की थी 1 लाख, इमेजिन करो। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब साल के एंड में मेरी हो गई कितनी, 60,000। तो मेरी ओपनिंग मतलब साल की शुरुआत में 1 लाख रुपए का स्टॉक था, साल खत्म होते होते साल मेरे पास स्टॉक रह गया, माल कितना रह गया, 60,000 का रह गया, तो मेरे पास माल कम नहीं हो गया। तो ये जो गिरावट है ये कितनी है, 40,000, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, हमें तो इक्वेशन बनानी है। तो ओपनिंग, देखो इस चीज को मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 40,000, यही मतलब निकल रहा है ना इस एग्जांपल से। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री को आप फॉर्मूला में कैसे प्रेजेंट करोगे, वो ये चीज है, ठीक है। आपको ये करना आना चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड्स, बच्चों को अगर मीनिंग याद नहीं है मेरे भाई, ये मीनिंग होता है परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब होता है परचेज रिटर्न, ठीक है। तो अब जरा हम ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, मैं एक बार यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं। तो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है, लेकिन यहां पर मैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाल रहा क्योंकि आपको क्वेश्चन में डिक्रीज इन इन्वेंट्री गिवन है, और उसका मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग ये रहा, और क्लोजिंग से पहले देखो माइनस है एज पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो मैं ना इक्वेशन को देखो इस तरीके से लिखूंगा कि ये जो माइनस क्लोजिंग था ना, बस इसकी मैंने लोकेशन थोड़ा सा पहले कर दिया, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग जो लास्ट में लिखा ना, इसको मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान से देखो ये वही फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला, बस मैंने रीराइट कर दिया। अब आप वैल्यू चलो बहुत आराम से तुम्हारा काम बनेगा। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की जगह, इन दोनों की जगह लिख दो 40,000। परचेजेस की जगह आपको देखो परचेजेस 3 लाख गिवन है, लेकिन परचेज रिटर्न 20,000 है, तो परचेजेस तुम्हारी इन दोनों की देखो कितनी होगी, 2,80,000। परचेजेस आपको नेट परचेजेस लेनी होती है, ये होंगे 2,80,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तुम्हारे इनवर्ड्स वाले, कैरेज इनवर्ड्स, कार्टेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, वेजेस, पावर, फ्यूल, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाया करते थे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास वेजेस गिवन है, ठीक है। तो वेजेस लिख देते हैं 50,000 रुपीज, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये मैंने 50,000 लिखी वेजेस, और अगर हम ध्यान से देखें मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये इनवर्ड्स वाले होते हैं ना, मैंने बताया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 60,000। सैलरी तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, P&L में जाते हैं, तो ये इग्नोर करना, ठीक है, ये इस फॉर्मूले में नहीं जाएगा, तो सैलरी को कर दो इग्नोर। तो 60,000 हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर कर दिया ऐड। अब देखते हैं भाई हमारे पास कितना आ रहा है COGS। तो ये 3,20,000, 3,70,000, और उसमें 60,000 ऐड करेंगे, 4,30,000, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया COGS, ठीक है। तो COGS जब आ जाएगा, सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें आप, ठीक है। आप COGS का दूसरा फॉर्मूला, छोटे वाला फॉर्मूला, तो सेल्स की जगह लिख दो 10 लाख। COGS हमने कितना निकाला, 4,30,000। ये हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई ये कितना आ रहा है।
तो ये 6 लाख और उसमें से भी 30 और कम करें 5,70,000 मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आप यहाँ पुट करो। सेल्स आपको क्वेश्चन में देखो गिवन है 10 लाख रुपए, वो पुट करके फाइनल आंसर निकालते हैं। तो ये रब कर दिया मैंने, यहाँ पर लिख देते हैं भाई ग्रॉस प्रॉफिट की जगह 5,70,000, नीचे सेल्स की जगह लिख दो 10 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, इसमें ना फॉर्मूला में मल्टीप्लाइड बाय 100 है, याद से करना क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आंसर ना परसेंटेज में होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 है। ठीक है, तो ये सॉल्व वगैरह करोगे, ये आपका 57 और परसेंटेज का साइन लगा देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है हर 100 रुपए की सेल पे अगर 100 रुपए का माल बेचा तो 57 रुपीज हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी फॉर्मूलाज यूज होने मैंने साइड पर लिख दिया। ठीक है, इससे तुम्हें मुझे लगता है बहुत हेल्प हो रही होगी साथ साथ। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको एवरेज इन्वेंट्री दे दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर दे दिया। जब भी आपको आंसर दे देगा ना, तो आपको ना पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है जो भी आपको डेटा गिवन है। जैसे हमारे को अब आगे नहीं पढ़ना, ये आगे का फिलहाल मत पढ़ो, सिर्फ पहली 2 लाइन पढ़ो। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 2 लाख, तो यहाँ पे लिख दिया नीचे 2 लाख। ठीक है, COGS की जगह COGS, क्योंकि ये हमारे को नहीं पता, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर है 8। ठीक है, तो ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास 16 लाख आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब आगे देखो पूछ क्या रहा है, पूछ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है तो मेरे को फॉर्मूला में नेट सेल्स चाहिए, मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं चाहिए। ठीक है, और उसने ना हमारे को ये लैंग्वेज दे दी है, गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। जब भी कॉस्ट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट अगर ऑन कॉस्ट पे है ना मेरे भाई, ये मतलब होता है COGS, कॉस्ट मतलब होता है COGS। तो जब भी तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट COGS वाली डेटा आ जाए, मतलब ये वाला डेटा अगर आ जाए, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। याद रखना, ये ऑलमोस्ट हर दूसरे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हमारा लग रहा है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से करके जाना। तो सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे COGS है 16 लाख, तो मैंने यहाँ लिखा 16 लाख, सेल्स की जगह लिखा सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% किसका है, COGS का। इसका मतलब है 25% किसका, COGS का। तो 25% मल्टीप्लाइड बाय COGS है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारे पास 16 लाख रुपए। तो ये आपका सॉल्व करके आ रहा है 4 लाख, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 4 लाख। तो ये हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा, और सेल्स मेरे पास कितनी आ जाएंगी, ये माइनस का नंबर उधर जाके होगा प्लस, तो मेरे पास जो सेल्स आ गई वो कितनी आ गई, 20 लाख रुपए आ गई। अब ये आपके पास सेल्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो हमसे पूछ रहा है, तो नीचे डालेंगे सेल, ऊपर डालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 4 लाख, ये 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमारा आंसर परसेंटेज में आता है इस रेशियो का। ठीक है, तो ये लाख से लाख कटा, 4 1 ज़र ये 5 ज़र, 5 1 ज़र ये 20 ज़र। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 20%, मतलब 100 रुपए की अगर सेल करा तो 20 रुपए हमने कमाए हैं ग्रॉस प्रॉफिट के तौर पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L दे दिया, और इसमें से ना अब हमारे को चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज क्या होती है। आपको पूछ रहे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब प्रॉफिट नहीं, जब भी खाली ऑपरेटिंग रेशियो लिखेगा मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे बिजनेस में यूज होते हैं, मतलब जो हमारा रेगुलर बिजनेस होता है उससे रिलेटेड खर्चे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले खर्चे। ठीक है, अब एक चीज याद रखना मेरे भाई, अगर आपको ये कौन सा फॉर्मूला कहां पर है ये इसमें दिक्कत आ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जो मोस्ट कॉमन जो बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है, ऐसे लिस्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वही जो पेपर में पूछे जाते हैं, अगर ऐसी फॉर्मूला लिस्ट चाहिए या जिस तरीके से मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूं, अगर तुम वीडियो यहां तक देख रहे हो, तुम्हें अगर फॉर्मूला लिस्ट चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर लो। जो भी मैं तरीके से पढ़ा रहा हूं, जैसे भी मैं करा रहा हूं, बैलेंस शीट कराना या जैसे भी मैं फॉर्मुलेशन कराता हूं, उसी बेसिस पे मैंने खुद बनाई है फॉर्मूला शीट, जाके डाउनलोड करो। और फॉर्मूला शीट में एक बहुत बढ़िया चीज और है, उसमें ना मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे करंट रेशियो के टाइम हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के टाइम हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान में देनी है ना, वो सारी चीजें मैंने बताई हैं फॉर्मूला शीट में, बतौर तौर पे ना लिख कर रखी है। तो फॉर्मूला शीट आपको जरूर से डाउनलोड करनी है। अब यहाँ पर देखो भाई, हमारे को यहाँ पे नेट सेल्स का डेटा गिवन है, हमारा जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का, यहाँ पे नेट सेल्स है, तो डिनोमिनेटर तो मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और चेंज इन इन्वेंट्री, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे ना, आपको मिलेगा COGS। आपको क्या मिलेगा, COGS मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढने हैं।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंसेस को आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज्यूम करोगे, और फाइनेंस कॉस्ट आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता। याद कर लो, फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास ये दो फिगर आ रही है, तो ये कितनी है, 2 लाख रुपए, ठीक है। 25,000 फाइनेंस कॉस्ट है, इसको हमने हटा दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास इसका न्यूमरेटर, मुझे अगर ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है तो COGS कितना है, 11,75,000, ठीक है। ये हो गया 11,75,000 प्लस ये कितना है, 2 लाख रुपए, इन दोनों को प्लस करिए, कितना है, 2 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी है भाई, ये रही मेरे पास 20 लाख रुपए, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 13,75,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया ऑपरेटिंग रेशियो का। इसका जरा आंसर देखते हैं। तो ये तुम्हारे को ऑपरेटिंग रेशियो का मैंने यहाँ आंसर लिख दिया 68.75। अब देखो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। आपको फॉर्मूला याद होगा सेल्स वाला, सेल्स माइनस COGS, ये हमने बहुत ज्यादा यूज किया इस वीडियो में। सेल्स माइनस COGS होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स मेरे पास क्वेश्चन में 20 लाख, COGS ये रहा, इन दोनों को ऐड करोगे COGS आ रहा है 11,75,000, ठीक है। ये मेरे पास आ गया COGS। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इजीली, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई, तो ये आ रहा है मेरे पास 8,25,000 रुपीज, ठीक है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जरा इसको हम फॉर्मूला में रिप्लेस करते हैं। अब आगे देखो भाई, ये वैल्यूज को सिंपली फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे। हमारे पास दोनों वैल्यू है, ग्रॉस प्रॉफिट ये रही, नेट सेल्स आपको ऊपर गिवन है, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस की। इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मैच होना चाहिए 41.25% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जितने भी फॉर्मूला हमारी हेल्प में लगेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ध्यान से देखो, आपको एक चीज समझनी है, आपके पास ना ऑपरेटिंग शब्द से ना दो रेशियो, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। जब मैं खाली ऑपरेटिंग रेशियो बोलता हूँ, मान लो मैंने बोला खाली ऑपरेटिंग रेशियो, तो पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की, जो इससे पिछला क्वेश्चन था हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का आंसर 100% है। मान लो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का आंसर तुम्हें पता है 60%, तो आपको ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हो 40%, ठीक है। अगर इसका आंसर मान लो 30% है तो उसका आंसर कितना है, 70%, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, दोनों रेशियोज के आंसर का टोटल होता है 100%, ठीक है। तो ये हमारे बहुत काम आने वाली है चीज। अब हम इस चीज को यूज करेंगे और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको RFO दे रहे हैं और आपको ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जब भी ऐसा हो जाए तो हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना होता है, सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पे मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, तो सेल्स है 4.5 लाख। अब आपको बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट मतलब COGS, तो COGS को ले लेते हैं हम X, और ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय X, ठीक है। आया समझ, बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये X वाली चीज उधर भेजेंगे, तो ये 1 ज़र ये 4 ज़र, तो ये X/4 हो गया, तो 4,50,000 इक्वल्स टू X प्लस X/4, ठीक है। तो X प्लस X/4, तो ये 4X प्लस X एलसीएम लेंगे 5X/4, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पे 4,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये 5 1 ज़र ये 9 ज़र, ठीक है। तो ये 90,000 हो गया, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास X कितना आ जाएगा, 3,60,000 रुपीज़। अच्छा, मेरा X था क्या, COGS, तो ये मैंने क्या निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है। मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं निकालने वाला, मैं पता क्या निकालने वाला हूँ, मैं निकालने वाला हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आंसर आएगा ना, हम 100 में से माइनस कर देंगे इस वाले फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है तो आपको उसका ही फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला थोड़ी पूछ रहा है। वो आपसे क्या पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वाला आंसर क्या है, ठीक है। तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालने वाले हैं और उसके बाद हम आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आप देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला देखो, मेरे पास न्यूमरेटर में COGS होना चाहिए, ठीक है। तो COGS मैंने निकाल दिया 3,60,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो COGS लिखा। अब अगला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे पास कितना गिवन है, 22,500, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में क्या है, नेट सेल्स, तो नेट सेल्स देखो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ना, ये RFO नेट सेल्स है 4.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है ऑपरेटिंग रेशियो,
तो इसको देखते हैं भाई, ये मेरा कितना आ रहा है 360, हो गया 3,82,500 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कटे 2, ये 2 0 से ये 2 0 कटे। ठीक है, ये 5 के टेबल से कट रहा है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 85%। लेकिन 85% हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं, ये तो ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो वो हमसे पूछ रहा है वो कैसे निकालेंगे भाई, जो भी आपका आंसर आया ना इसको माइनस कर दो 100 में से, तो 100 माइनस 85, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी होगी 15%। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। नेक्स्ट करते हैं भाई नेट प्रॉफिट रेशियो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस से भी हम निकाल सकते हैं आंसर। देखो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट तुम्हें याद होगा, नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता था, सारे तरीके के खर्चे माइनस कर दो, सारे तरीके की इनकम ऐड कर दो, कोई भी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स, ये क्या होती है आपकी नेट सेल्स। तो नेट सेल्स उसने दे दिया, मतलब डिनोमिनेटर में तो कुछ करना ही नहीं, डिनोमिनेटर तो डन है अपना। न्यूमरेटर देखो कैसे आएगा, अगर मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हम इसका ना कलर चेंज करते हैं पहले। तो अगर मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, अभी एक और चीज बताऊंगा, सैलरी वेजेस मैंने माइनस किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी करेंगे माइनस। ठीक है, ये खर्चे हैं माइनस करो, इंटरेस्ट, ठीक है, इसको माइनस करो, खाली इंटरेस्ट लिखा है खर्चा मानेंगे, खाली इंटरेस्ट, खाली रेंट, अगर कुछ नहीं लिखा खाली रेंट लिखा तो खर्चा मानेंगे, लेकिन यहाँ पे रेंट के साथ ब्रैकेट में मेंशन कर रहे हैं इनकम, इसको कर देंगे ऐड 60,000। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बतानी थी, सैलरीज एंड वेजेस लिखा है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन अगर मान लो आपको लिखा होता वेजेस एंड सैलरीज, पहले वेजेस होता तो ना यहाँ पे आप इग्नोर कर देते, क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज ना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ना वेजेस एंड सैलरीज पहले माइनस हो चुका था। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। लेकिन सैलरीज एंड वेजेस पहले माइनस नहीं हुआ था, तो ये P&L में जाता था, तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है जरा चेक करते हैं। ये कितना है भाई 45, 50, ये देखो ये नेगेटिव भी 60 है, ये माइनस का 60 है, प्लस का 60 है, सारा कैंसिल हो गया, तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख रुपए। अब हमारे को निकालनी है नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट 2 लाख, डिनोमिनेटर में ये नेट सेल्स 5 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये जरा हम सॉल्व करते हैं, लाख से लाख गया। ठीक है, और ये 5 1 ज़र, ये 2 ज़र, ये 22 ज़र, तो ये हमारे पास आ रहा है 40%। ठीक है, तो डन है ये वाला। ऑलराइट, तो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, और अब की बार अपनी रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो एक ही रेशियो के 2 नाम है, तो अलग अलग मत समझ लेना। फॉर्मूला लिख दे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड बस एक्स्ट्रा है, ये चीज ध्यान रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, डेट प्लस इक्विटी। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है ना उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने दे दी है। ठीक है, उन्होंने आपको डायरेक्टली दे दी है। तो अब आपको देखो क्या क्या इसमें पंगा क्या होता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में पंगा यही होता है कि हमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए होता है ना, वो आपको हमेशा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे देगा। तो आफ्टर को बिफोर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज हमें सीखनी है। ऐसा हम आई थिंक 2 क्वेश्चन बिल्कुल इसी लॉजिक पे ना ऑलरेडी इस वीडियो में कर चुके हैं, इस वन शॉट में कर चुके हैं। तो एक बार ही मैं फिर से करा रहा हूँ, जिनको नहीं आया अब कोशिश करो समझने की, तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हारे को फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है अभी ना इंटरेस्ट माइनस हुए ना टैक्स माइनस हुए, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे फिर टैक्स माइनस करेंगे, तो हमारे पाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये चीज याद रखना। और ऑर्डर मैंने तुम्हें हमेशा बताया, पहले ऑर्डर में होता है कि इंटरेस्ट काटो, सेकंड नंबर पे क्या कटता है, टैक्स कटता है। ठीक है, ये चीज तुम्हारे को याद रखनी है, बाद में टैक्स कटता है। डिविडेंड अपने क्वेश्चन में नहीं है तो डिविडेंड इग्नोर करेंगे। तो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है 6 लाख, तो यहां लिखेंगे 6 लाख। फिर 10% डिवेंचर, तो इंटरेस्ट कितना होगा भाई, ये इंटरेस्ट का रेट है, ये क्या है आपका रेट है, तो 10 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख, तो यानी कि मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया माइनस का 1 लाख। टैक्स का रेट है 40%, तो टैक्स का रेट है 40%। ठीक है, लेकिन 40% किस अमाउंट का वो अभी हमारे को नहीं पता। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ना आप एक्स मान लो। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हमने ले लिया एक्स, तो एक्स में से 1 लाख रुपए मैंने पे किया इंटरेस्ट। याद रखना जो आपका टैक्स कटता है ना वो आपको प्रॉफिट में से पहले ना इंटरेस्ट माइनस करना होता है, फिर जो नया अमाउंट आता है उस पर टैक्स लगता है। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो नया अमाउंट आएगा उस पर आपको टैक्स लगाना है। तो यानी कि एक्स माइनस 1 लाख,
तो x माइनस 1 लाख, ये जो नया अमाउंट आएगा इस पे आपको टैक्स लगाना है, ठीक है। ये मैं x थोड़ा नजदीक कर देता हूँ, बहुत दूर लग रहा है, तो ये मैंने यहां पर x लिख दिया। अब आगे देखो भाई, ये माइनस का 1 लाख उधर जाके प्लस होगा, जस्ट हमें सॉल्व करना है। ये 0 से 0 काटो, ये 2/5 होगा, ठीक है। तो x माइनस ऑफ 2/5, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो x माइनस ऑफ 1 लाख, ठीक है, सिंपल है। अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस का नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा x माइनस 2x/5 और माइनस माइनस प्लस, तो 2/5 इंटू 1 लाख मैं यहीं पे कर देता हूँ, 2/5 इंटू 1 लाख, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 5 1 ज़र ये 20,000 आएगा, 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 40,000 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस का 40,000 इक्वल्स टू 7 लाख। ईजी है, जिसको शॉर्टकट से आता है शॉर्टकट से भी कर सकते हो, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा धीरे कैलकुलेट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है। 40,000 उधर जाके माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये उधर क्या आएगा 6,60,000, राइट साइड पे आएगा 6,60,000, और लेफ्ट साइड पे देखो यहाँ एलसीएम वगैरह ले लो, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 और नीचे ऊपर दोनों 5 से गए, तो 5x माइनस 2x होगा 3x, तो 3x डिवाइडेड बाय 5। अब ये 3 1 ज़र ये आ रहा है 2,20,000, और 2,20,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11 लाख रुपीज़, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 11 लाख। अब ये x था क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यही अपना बिफोर डिविडेंड भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिविडेंड का डेटा नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये 11 लाख आ गया। कैपिटल इंप्लॉयड उसने 80 लाख दिया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू लगा दो, ठीक है। न्यूमरेटर में लिख दो 11 लाख और डिनोमिनेटर में आपको कैपिटल इंप्लॉयड 80 लाख है, ठीक है, वो लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास रेशियो का, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 5 0 से 5 0 काटने, 1 0 से 1 0 काटो, ठीक है। 2 के टेबल से 4 ज़र 5 ज़र, तो 11 5 ज़र 55, तो 55 डिवाइडेड बाय ये आ रहा है 4, ठीक है। तो इसको कट करते हैं और अपना आंसर लिखते हैं। तो ये 4 के टेबल से कटेगा और आपका आ जाएगा 13.75%, ठीक है। तो अपना वन शॉट कंप्लीट है। प्री बोर्ड्स के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन रहने वाले, इनके सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराए सारे तुम्हें सॉल्व करने। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो व्हाट्सएप चैनल तुम्हारा ज्वाइन होना चाहिए, वहां पर मैंने पीडीएफ डाल दिया। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।